अस्सलाम वालेकुम। सुबह 9 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब जहां जहां मौजूद हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और हमारा शो देख रहे होंगे, क्योंकि आपके फीडबैक से तो ये तमाम चीज़ें महसूस होती हैं कि आप खुश भी हैं, आप हमारा प्रोग्राम देखते भी हैं और फिर उससे जो कहना चाहते हैं वो हम तक पहुंचा भी देते हैं, तो उसका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में ऑब्वियसली वील टॉक अबाउट सम ऑफ द न्यूज़, और उस न्यूज़ के बाद हम बात करेंगे आज अपनी आंखों के बारे में। आंखों के बारे में कैसे? मैं इस एज में, जबकि मेरे 3 बच्चे हैं और शादी हो गई, सब हो गया, अब आज तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चश्मा नहीं लगा, ना मेरे हस्बैंड को लगा, लेकिन मेरे बेटे को क्लास 2 में ही उसको ग्लासेस लग गए, और वो मेरी जिंदगी का इतना कोई बुरा दिन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना बुरा दिन कि मैं आपको नहीं बता सकती। इसलिए क्योंकि बीइंग मदर एक तो वैसे ही आपको परेशानी होती है, और जब आपको खुद कभी चश्मा ना लगा हो और अचानक से आपके बच्चे को लग जाए तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो मैं तो इतनी अजीब हो गई थी कि मैं टेंशन में उसे डांटने भी लगी थी। लेकिन मैंने वक्त के साथ साथ देखा, उसके स्कूल में देखा और जो हमारे गैदरिंग में बच्चे हैं उनको देखा कि अब बहुत छोटी सी एज से नज़र कमज़ोर होने लगी है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, फिर उसके बाद हमने बच्चों के साथ ऐसे प्रोविजंस कर दिए हैं, हमने उन्हें लैपटॉप दे दिए हैं, आईपैड दे दिए हैं, ये तमाम चीज़ें इतनी जल्दी कर दी हैं कि वो हर वक्त उसमें स्टक रहते हैं, और उसके साथ फिर उसका रिजल्ट ये होता है, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। इसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीजन कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, और फिर कुछ ऐसे मसाइल भी हैं बच्चों की नज़र के जो पैदाइश से ही हैं, या फिर ग्रेजुअली उनकी नज़र का मामला जो है वो ख़राब होता जा रहा है। आजकल जबकि हमारे पास एक दूसरी ब्लेसिंग भी आ गई है, जिसमें आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूंगी आगे जाके, कि लेज़र ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। अगर आपको नज़र आपकी कमज़ोर है तो वो वापस 6x6 हो जाती है। इसमें कितनी सदाकत है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो बीमारी ज़्यादा चल रही है नज़र के हवाले से, उस पर हमने बात करनी है थोड़ी देर बाद। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास खबरें हैं, उसके बाद हम इस हवाले से बात करेंगे, एंड देन आज हमारे पास बड़ी ही अमेजिंग खवातीन आ रही हैं। यूजुअली ये वक्त हम सबका है, खवातीन का होता है यूजुअली मॉर्निंग शो में, तो हमने भी कोशिश की है कि वो खवातीन जिनकी जॉब यूजुअल नहीं है, यानी वो टीचर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, जिस तरह आप एक खातून को घर से बाहर वो निकल रही होती है और देख रहे होते हैं कि शायद इसका ये प्रोफेशन होगा, उनका वो प्रोफेशन नहीं है जो हमारे जहनों में एक हमने पहले से तयन कर रखा है, बल्कि उनका प्रोफेशन कदरे डिफरेंट है, और उस डिफरेंट प्रोफेशन में वो कैसे आई, उसमें उनको क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात के साथ साथ कोई आसानियां भी हैं, वो कितना पैशनेट है अपने काम के बारे में, उस पैशन में उनको कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके लिए थ्रेट्स हैं या उनके लिए अच्छी नहीं है, या उनको लगता है कि हमारी सोसाइटी में उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। हमारे पास कुछ वर्दी में खवातीन भी आज आ सकती हैं, तो आप हमारे साथ रहिए, हमें कांटेक्ट करते रहिए और आप फिर उनसे मुलाकात कर सकेंगे। इस वक्त हमारे जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे इम्तियाज फारान साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रेस क्लब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड वी हैव राजा काशिफ जंजुआ साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, पानी अलाउ है आपके साथ, आइए। हाँ जी, पानी तो जिंदगी है ना, उसकी बड़ी जरूरत होती है, तो समझदारी से, मगर इतना भी अलाउ नहीं है ना, फ्रेम खराब हो जाते हैं कभी कभी, है ना, थोड़ा सा हम कहीं और यहाँ रख लेते हैं। पानी पीना तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ समझदारी का सबूत देते हुए लेबल हटा के लाए। हाँ ये है, वरना उसके लिए मुझे फिर कुछ उठ के कुछ करना पड़ता। खैर, आज के प्रोग्राम में खबरें शुरू करने से पहले एक तो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है जो कल भी मेरे प्रोड्यूसर ने कहा था, लेकिन मेरे जहन से निकल गई जब मैं गुफ्तगू करने लगी। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो फतेह हासिल की है वो टॉक ऑफ द टाउन है, और मैं चाहती हूँ ये टॉक ऑफ द टाउन, इसी टॉक ऑफ द टाउन से आज का प्रोग्राम शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, 2 रात पहले से, यानी कि ये गुज़िश्ता रात, उससे पहले रात को 3-4 बजे ऑफिस में थे हम, जब ये हमने खुशखबरी सुनी, क्योंकि कराची में अनफॉर्चुनेट एक इवेंट था, उसको कवर कर रहे थे, तो लेकिन सडनली ये इतला मिली। पहले तो ये हुआ कि यानी कि आउट हो गया लास्ट जो उनका जो खिलाड़ी था, अनाउंस हो गया, हमने टिकट शिकर रन करना शुरू कर दिया। सडनली वो हुआ कि जी उन्होंने अपील में रिव्यू में चले गए, फिर हम वापस आए, फिर पता चला कि वो यासिर शाह ने दूसरी या तीसरी गेंद में उसको फिर उड़ा दिया। और देखिए ये नुसरत, ये तो खुशी की बात है बिल्कुल कि पाकिस्तानी जीते, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि पाकिस्तान
पहली मरतबा वेस्ट इंडीज के ग्राउंड के ऊपर जीता है। बड़े बड़े कैप्टन गुजरे, ये क्रेडिट अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, ये क्रेडिट मिला मिसबाउल हक को। और दो हमारे बड़े अजीम खिलाड़ी जो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे, तो वो इतना बड़ा एजाज लेके गए, शायद दुनिया में किसी क्रिकेटर के पास ये एजाज नहीं है कि उन्होंने अपना लास्ट मैच इस तरह से खेला हो कि अपनी कंट्री को एक पहली मरतबा कहीं फतेह दिलाई हो। तो पूरी ज़ाहिर के कौम को, हम सबको, खासतौर पे हमारे क्रिकेटर्स को मुबारक कि उन्होंने ये खुशी पूरी कौम को दी। और जिसकी बड़ी वो मैं समझता हूँ तवक्को पहले थी जब ये पहली मरतबा जीते थे, अभी जब पहला मैच जीते थे उसके बाद थोड़ी सी मायूसी हो गई थी कि ठीक है बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, मैं इसमें नुसरत एक बात, हमारी टीम ऐसी है ना कि प्रेडिक्टेबल नहीं है, अचानक से खुशी दे देती है और अचानक से कभी कभी गम भी दे देती है। लेकिन खुशी हुई है तो खुशी की लेकिन इसमें ज़ाहिर है खुशी की बात है तो खुशी की बात करनी चाहिए। एक और बात नुसरत, हमारे बुजुर्ग हैं, हम तो सूफिया के पास ज्यादा बैठना होता है उनके हुजूरों में। एक जैसे आयत पढ़ी जाती है, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जुल्लो मंतशा। मेरे एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, चले गए। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने शैतान के अलावा किसी को जिल्लत नहीं दी और ना अल्लाह ताला किसी को जिल्लत देना चाहता है, बंदा खुद ले ले तो ले। तो उन्होंने मुझे ये ताकीद की कि हमेशा जब भी आयत शुरू तो वो तो इज्जो मंतशा पढ़ा करो कि अल्लाह बेशक इज्जत देने वाला है। तो अल्लाह ने इज्जत दी उन दोनों। क्रिकेट के मामले में तो आप लोग तो खैर हैं ही सीजन जर्नलिस्ट, लेकिन क्रिकेट के मामले में तो एवरीबडी इज अ जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? क्रिकेट देखें, एक बहुत अच्छा खेल हम उसको कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सामने हुआ कि आप जीत गए, आपका नाम हो गया, आपने पॉलिटिक्स में आ गए, आपने समझा कि आप पूरा मुल्क में किसी भी शोबे में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक खेल को हम ठीक है बहुत इज्जत देते हैं, हम पिक्चर्स उनके साथ खिंचाते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि एक क्रिकेटर ये सोचने लगे कि वो किसी भी फील्ड में उठेगा, रिटायर्ड होगा, कहीं और चला जाएगा। ये एक डिफरेंस है, मैं ये जरूर शामिल करूंगा। ठीक है, क्रिकेट का एक क्या कहते हैं फीवर होता है स्पोर्ट्स का। ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारा जो कौमी खेल है उसका हमें कुछ भी नहीं पता होगा और ना हम लोग जीत के देते हैं। अच्छा, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे वो मेरे ख्याल में मीडिया की फील्ड की तरफ इशारा कर रहे थे कि उठ के वो मीडिया की फील्ड में आ जाते हैं। अब ये बदकिस्मती, मैं ये तकरीबन मैंने एक अखबार की में इंडियन इलेक्शन पे मैंने लिखा था पाकिस्तान के हालात के हवाले से भी कि यहाँ ये है कि कोई शख्स नामवर है। इंडिया में तो ये होता है ना कि जो बॉलीवुड स्टार है वो रिटायर हो गया, वो चला गया, पॉलिटिक्स में आ गया, उसने कैंपेन की। यहाँ पाकिस्तान में फिल्म नहीं है, यहाँ स्पोर्ट, यहाँ कमाल ने इलेक्शन लड़े, हार गए, कितने लोग हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े ना, यहाँ एक क्रिकेटर का बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, उसकी एक हम कहते हैं रिस्पेक्ट से भी बड़ी चीज है, हम उसको बहुत ज्यादा समझते हैं, तो उसका एक ओवर रेट करते हैं आपके ख्याल में? हम देखें, बुनियादी तौर पे हम शख्सियत पसंद, शख्सियत परस्त कौन। अच्छा चलें, एक चीज बताएं काशिफ साहब, अगर आज आपको कोई पॉलिटिकल सीट मिलेगी आप करेंगे या नहीं? अज्यूम करेंगे वो ऑफिस या नहीं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो मेरे मुताल्लिका शोबे से मुताल्लिक आपके शोबे से मुताल्लिक है तो ठीक है, इसके अलावा माजरत, इसके अलावा नहीं। लेकिन मेरा काम तो अलग है ना। देखिए, जो मेरा काम तो अलग है, फील्ड तो अलग है, तो आप पे भी लोग इरशाद अहमद हक्कानी पाकिस्तान की सहाफत, मतलब सहाफत से भी मैं आगे एक लफ्ज इस्तेमाल करूं कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट पाकिस्तान में गुज़िश्ता 30 वर्षों में 70-80 की 82 में उन्होंने जंग ज्वाइन किया था, उनसे बड़ा कोई नहीं गुजरा। उन्होंने भी 3 माह के लिए वो आए थे इंफॉर्मेशन में, अगर आपको याद हो इलेक्शन में वो निगरान गवर्नमेंट में आए थे। इरशाद अहमद हक्कानी से बड़ा नाम नहीं है कोई। फरहान साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, इससे तो और भी नाम है, मशाहिद सैयद साहब देखिए मुस्लिम अखबार के एडिटर थे। देखिए एडिटर नहीं, लेकिन पता है मैं काशिफ साहब, ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे ख्याल में इस तरह की डिस्कशंस होने चाहिए कि आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लेकर आए हैं, लेकिन आई डोंट गो विद दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग जो नेशनल हीरोज हैं हम उनको वैसे ही बहुत जगहों पे पजीराई नहीं दे रहे होते। तो अगर कहीं पजीराई मिल रही है एंड व्हेन दे when they come up as a name, as a hero, तो हम बजाय इसके कि हमेशा बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपने हीरो तलाश करें, जो हमारे पास अवेलेबल है उनको तो इतना स्पेस दें कि अगर वो हीरो बन के आना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। नहीं, हीरो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इन्होंने पूरा आपके सामने मेरे जो साथी हैं उन्होंने पूरी एक स्पीच उसके ऊपर की कि कितने बड़े हीरो हैं, लेकिन आपने मीडिया में एंट्री उनकी बैन कराई ना थोड़ी सी। टर्म्स बहुत बुरी आ गई ना। अच्छा, कि जी एम्पायर की उंगली खड़ी होगी, 2 साल पहले का है ना। मैं समझता हूँ मीडिया की बात नहीं कर रहे नुसरत, ये बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की। मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, मीडिया रिलेटेड नहीं है। पॉलिटिक्स बड़ा एक रिस्पेक्टेबल चीज है, हमारे यहाँ उसको हमने कुछ और बना दिया है।
बुरी चीज नहीं है पॉलिटिक्स, लेकिन उसके अंदर आना, उसको क्रिकेट समझना, उसको खेल नहीं है पॉलिटिक्स, T20 नहीं है, ठीक है ना कोई टेस्ट क्रिकेट है, ये कोई क्रिकेट नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है। सियासत में हमारी बॉल ना बड़ी टेम्पर रहती है। लेकिन एक बात है, नॉट बिकॉज आई एम सिटिंग एट PTP और मेरा प्रोग्राम यहाँ से हो रहा है, मुझे यहीं से ही मौका मिलता है कि मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलूं। खैर मैं मिनिस्टर से मिली या गवर्नर साहब से मिली हैं, जिस तरह भी, तो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट में खासे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उनकी गवर्नर साहब है ना, हाँ, बिल्कुल, ये मीडिया पर्सन है, हाँ, ये एक चैनल पे प्रोग्राम करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, बिकॉज मैंने जितना भी थोड़ा, मेरा आप लोगों जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, आपका बहुत वसी एक्सपोजर होगा, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैं मिली, अपने प्रोग्राम की गर्ज से मिली या किसी एक एक सेमिनार में या उससे मिली, तो मैंने ये रियलाइज किया कि इस हुकूमत में इवन बजट पे बहुत क्रिटिसिज्म होते हैं, लेकिन इसहाक डार साहब इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि उनका काम है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ही काम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत में पढ़े लिखे लोग खासे हैं, एक्सपर्ट्स ज्यादा हैं, हाँ, जो अपने शोबे काम कितना हो रहा है नहीं हो रहा वो नहीं, काम गवर्नर साहब हमारे जो बोल रहा था मीडिया पर्सन है, ये भी प्रोग्राम करते रहे, टेलीविजन में होस्ट करते थे प्रोग्राम सोशल, किसी जमाने में उन्होंने, और फिर एक FM पे भी प्रोग्राम करते रहे, ये तो ये अच्छी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही बात नुसरत अपोजिशन में भी है कि इस वक्त जो अपोजिशन में भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बड़े कॉम्पिटेंट है, यानी पॉलिटिक्स में भी कॉम्पिटेंट है और अपनी अपनी फील्ड के अंदर भी, और अच्छा होता है ये क्रिटिसाइज होना। हम हमेशा कहते हैं कि तनकीद की जानी चाहिए, तज़ीक किसी का हक नहीं है कि किसी की तज़ीक करे, तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुल्तान से बात कर रहा हूँ, अनवर मलिक। जी अनवर साहब। हाँ जी, क्या हाल है आपके? बहन ठीक हो आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। मैं बात करूँगा पाकिस्तान ने जो सीरीज जीती है वेस्ट इंडीज से, फर्स्ट टाइम जो है ना वेस्ट इंडीज में, वो जो है एक मुबारकबाद दूंगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो रिटायर हमारे जो प्लेयर है ना, कभी कोई रिटायर नहीं हुआ, किसी ने ऐलान नहीं किया, दोनों प्लेयरों ने, अजीम प्लेयरों ने ऐलान किया। फर्स्ट टाइम आपने हिस्ट्री उठाया ना, किसी ने भी ऐलान नहीं किया था मैं रिटायर हो रहा हूँ। माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है, बड़ा नाम पैदा किया है। ये जो सीरीज जीती है ना मुजफ्फर हक में, उनको खुसूसी खुशामदीद कहूँगा। अच्छा, एक मैं वो कहूँगा बात, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है, जो मेरिट है ना पाकिस्तान का, वो उस मेरिट में नहीं आते। ये शोबे में रिटायर होते हैं ना, जब देख लो क्रिकेट में हमारा जो भी चेयरमैन आया क्रिकेट बोर्ड का, वो स्पोर्ट्स से नहीं आया। हालांकि हमारे जो पुराने क्रिकेटर हैं उनको चाहिए था, ये आना चाहिए था, मगर वो कोर्ट पैकर आ जाते हैं, जैसे शहरयार खान है, दूसरे कोई आए। ये बहुत बड़ा अलमिया रहा है पाकिस्तान में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैरिट की बात करते हैं, और मेरे ख्याल में काशिफ साहब कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे अभी गुफ्तगू जब फरमा रहे थे। सेकंड कर दिया आपको कॉलर? लेकिन लास्ट टाइम भी ये हो चुका है कि जब मैंने आपसे एंकर एक्टर की बात की तो वो एक कॉलर ने भी आके उसको ही हटाया। देखिए, एक राइटर जो होता है ना, मैं फिर बात कहूंगा कि देखें लिखारी एक, अब हम पहले अखबार की बात करते थे, मीडिया की बात, एक होता है न्यूज के बाद एक उसका दूसरा पार्ट आता है व्यूज के अंदर एनालिस्ट पॉलिटिकल ये चीजें आ जाती हैं और ये बड़ी बेस करती हैं, क्योंकि देखें जो देखने वाला है उसको जो चीज चाहिए उसको खबर तो मिल गई। 40 चैनल होंगे, 50 चैनल होंगे, पाकिस्तानी गैर मुल्की दीगर, खबर तो सब जगह से मिल रही है। बात ये खबर के साथ उसको तजिया क्या मिल रहा है, तजिया मिल रहा है या नहीं, और कैसा तजिया मिल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, जैसे आपने क्रिकेट पे बात की, मुझे क्रिकेट से मतलब कोई मसला नहीं है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ज्यादा मिसबा का मुझे वो वक्त याद है कि जब उसने अब्दुल माजिद भट्टी ने जब उसने लिखा कि जब उसने तय किया कि यार मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वैल्यू बिल्कुल डाउन पोजीशन पे वो जा चुका था, फिर वो बैक, ये तो लक भी है ना, किस्मत आपको कब मेहरबान हो, किस शोबे में आपको ले जाए ये नहीं पता होता, माथे पे वक्त आपके क्या लिखेगा ये नादीदा तहरीर होती है। अरे वाह नुसरत, ये बात पता है कि हम पाकिस्तान में पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ बात करते हैं। हाँ, अगर आप इब्ने सफी को देखेंगे ना, आज ड्रोन की बात करें, आज आप जो एक बड़े सिंपल पेंसिल कैमराज की बात करें, पिन कैमराज की बात करें, आज आपके 60s में इब्ने सफी ऑलरेडी लिख चुके हैं, जिस पर पूरी दुनिया में रिसर्च हुई। हमने उनको पागल करार दिया, हमने कहा जी ये मेंटल सटका हुआ आदमी है और ये वो नहीं है। तो अब बात ये कि और हर चीज पे हमने एक तय किया है कि हम क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में जाएं, कैलिफोर्निया में चले जाएं, वाशिंगटन जाएं, शिकागो जाएं,
वहाँ पर भी एक टाइम ऐसा होता है कि बाद इलाकों में आपको गुजरने से मना किया जाता है कि वहाँ से ना गुजरे तो आपके कम से कम रिस्ट वॉच हो, और रिस्ट वॉच भी ऐसी हो जो लूज हो, थोड़ी फौरी तौर पर उतार ली जाए। वहाँ पर भी क्राइम होता है, लेकिन इस तरह मीडिया पे आता नहीं है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में पता चला कि जनाब क्राइम होने जा रहा है, उससे पहले खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, और हमारे एक और चीज़ है मीडिया की जो मैं ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ, और जो मैंने खुद भी फेस किया। एक दफ़ा मैं कहीं अपने घर से दूर थी और मेरे हस्बैंड जल्दी घर पहुँच गए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि खबरों में आ रहा है कि यहाँ ट्रैफिक जैम है, तो तुम इसे अवॉइड करो, ये करो, वो करो। और मैं समहाउ उसी जगह पे मौजूद थी जहाँ खबरों में आ रहा था, और वहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं था, वो सब खुला था, सब अमन था। सिर्फ लोगों में एक पैनिक था, और वो मुझे बार बार फोन करके कह रहे हैं कि देखो ये जगह अवॉइड करना है, ये इसका मुतबादल रूट है, ये करना। तो हम लोग खबरों में बस एक चीज आई, उसे वेरिफिकेशन किए बगैर हम चला देते हैं। हम किसी को भी हीरो से जीरो बना देते हैं, किसी को भी जीरो से हीरो बना देते हैं। हमें नहीं पता होता कि असली इंसिडेंट क्या हुआ है, मगर फिर भी हम उसको नशर कर देते हैं। बहुत डिबेट चल भी रही है और हो भी रही है, इस पे बात करते रहने चाहिए कि पूरी दुनिया में इस तरह मीडिया को यूटिलाइज किया जाता है पूरी दुनिया में। हम मीडिया को यूज करते हैं पाकिस्तान के अंदर, यूज नहीं करना चाहिए, यूटिलाइज करना। खबर का ये आलम है ना कि उसको मेरे गमों की खबर होनी चाहिए, अतौला काजी साहब का ये लाइन। तो वो वाली बात है कि गैर जरूरी खबर भी होती है, उसके गैर जरूरी खबर जो आपने कहा। अच्छा, जो अखबारात में वो बड़ी जरूरी खबर है उसको डिस्कस करते हैं। क्या कॉलर है हमारे साथ? ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ नगरी गिलगित बल्तिस्तान से। जी, कैसे हैं यूसुफ साहब? ठीक है। अगर आप अपनी और मेरी आवाज टीवी से सुनेंगे तो आपको जी हाँ मैडम, खैरियत है? मैं आई एम सो सॉरी सर, आपको दोबारा कॉल करना पड़ेगा। आपने टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमें कॉल करेंगे। खबरों की तरफ हम आते हैं, लेकिन एक और खुशाइन बात ये थी जो कल की थी। खैर अभी मैंने उसको ज्यादा देखा नहीं, आप लोग तस्वीर फरमा दीजिएगा अगर ऊपर नीचे हो, कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज में हमारा काफी अच्छा हम इंडेक्स हमारा हो गया है, और कल मुझे कोई 52,000 पॉइंट से ऊपर हमने क्रॉस कर लिया था। तो दैट्स अगेन अ वेरी गुड न्यूज कि हमारे यहाँ ये चीजें हो रही हैं। अब खबरों की तरफ हम आ रहे हैं। 52 से ज्यादा क्रॉस कर गया था। ये मैंने बाद में अपने शो के बाद कुछ चीजें देख रही थी, तो फिर मेरे जहन में आया कि हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए। कलभूषण आलमी अदालत का फैसला महफूज। जी, इसी की अगर आप देखें, बहुत सी आलमी अदालत की मैं देख रहा था कि हर फैसले को अमेरिका ने भी अपने बंदे को वहाँ पे फांसी दी या अपना प्रोसेस किया, वो अदालत का फैसला आने के बाद। जरूरी नहीं है कि कोई मुल्क उसको कर रहा है, देख रहा है या नहीं कर रहा है। खैर से ये चीज तो आ जाती है, थोड़ी सी टेक्निकली लीगल चीज आ जाती है, और लीगल में एक लीगल एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर राय दे सकता है। लेकिन जहाँ तक एक पॉलिटिकली अगर आप इसको देखें तो ये बड़ा क्या कहना चाहिए, ऐसा नाजुक मामला है कि जिसके ऊपर राय देते वक्त कई दफा जो है ना एक एनालिस्ट सोचता है, क्योंकि देखिए कह देना कि यार छोड़ दो या ना छोड़ो, ये सिफारती मामला है। डिप्लोमेटिक जहां मामला आ जाते हैं ना, वहां फिर ये राय नहीं होती। एक अवामी राय है, एक मीडिया की राय है, एक मैं राय दे सकता हूं, एक आपकी राय है। लेकिन हुकूमती सतहों पे जब दो ममालिक करेंगे, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। यहाँ बैठ के मैं राय दे दूं, ये मेरे कद से या हमारी लेवल से बहुत ऊपर की बात है। नहीं, आपकी राय नहीं, लेकिन इस फैसले के हवाले से या इस खबर के हवाले से जो आप सोचते हैं वो आपने शेयर करना है। देखें, इस चीज को वहां तक ये लोग गए हैं, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि अपने बंदे को रिलीज कराना या कुछ मामला उसको क्लियर करना। अब हमारी हुकूमत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या सोचती है कि अच्छा देखिए, हुकूमतें बाज़-औक़ात चीजें जब हुकूमती सतहों पे डिप्लोमेटिक फैसले आ जाते हैं तो उसमें रिलीफ बाज़-औक़ात दे भी दिया जाता है, बाज़-औक़ात नहीं भी देते। लेकिन इस मामले में अगर मुझसे आप जाती राय मेरी अगर आप कहेंगी तो मैं जहां तक समझता हूं कि मुझे 60% लगता है कि इसको रिलीफ मिलेगा। ये मेरी मतलब 50 से ऊपर दे रहा हूं मैं, 10% ऊपर रख के कि ये सिफारती सतह पे ये मामला ये फांसी तक नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, चलें, ये आपने एक प्रेडिक्शन दे दी, आपने इस पर कमेंट करना है। लेकिन यूसुफ साहब दोबारा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत हैं? जी ठीक ठाक, थैंक यू। आप बताइए यूसुफ साहब, आप बताइए, आप ठीक हैं? जी 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 मैडम, ये जो मैं खुद भी एक अंदर सा जर्नलिस्ट हूँ मैडम। मैं हमारे सीनियर सहाफियों से मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि वो एक वकील अगर सियासत कर सकता है तो एक जर्नलिस्ट अपने सहाफत को जो है वो आंच लाए बगैर सहाफत पर, वो सियासत क्यों नहीं कर सकता है एक जर्नलिस्ट भी?
अच्छा, मुश्ताक मिनास हैं, मिनिस्टर हैं, सो आजाद कश्मीर में बहुत अच्छे एंकर रहे, हमारे साथी हैं, सब कुछ हैं बिल्कुल। और दूसरा नुसरत, ये भी जो आलमी अदालत की बात हुई, इसमें दो बातें कॉमन है कि खुद गया है हिंदुस्तान वहाँ पर, हम नहीं गए। बिल्कुल ये इस वक्त सिचुएशन, फैसला कोई भी आया आलमी अदालत का, और इंतहाई माजरत के साथ अगर तासुब पर मबनी फैसला भी आ गया तो भी पाकिस्तान की जीत है। तो वो किस तरह से कि देखिए यूएनओ में मैं और आप नहीं गए थे, पाकिस्तान नहीं गया था आज़ाद कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान गया था, और आज तक भाग भी वहाँ से हिंदुस्तान रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर में एवरी डे रेफरेंडम हो रहा है, वहाँ जो भी डेमो होता है उसके अंदर पाकिस्तानी स्लोगन लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाकिस्तानी फ्लैग डिस्प्ले किया जाता है, और जो शहादतें हो रही है पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर उनको दफनाया जा रहा है। इट मीन्स के डेली वहाँ रेफरेंडम हो रहा है, यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक के ऑक्युपाइड कश्मीर के अवाम ने फैसला करना है कहाँ जाना है, उन्होंने वो रोज फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आना है। अब ये कुलभूषण का मामला भी यही हुआ है। कल हमारे खावर कुरैशी साहब, बैरिस्टर खावर कुरैशी, मैं कहता हूँ उन्हें हमें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, बड़ा सॉलिड तरीके से उन्होंने अपने यानी प्ले किया वहाँ पर। और जो 3-4 ऑब्जेक्शन आए, एक तो ये कि आलमी अदालत की जो जुरिसडिक्शन है वो चैलेंज कर दी गई है कि उसकी जुरिसडिक्शन बनती नहीं है। फिर दूसरा ये कि जो हिंदुस्तान का अपना स्टेटमेंट था, पहले उन्होंने कहा कि ये स्पाई नहीं है, अगेन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया वो मुस्लिम नेम के साथ पकड़ा गया। फिर उसके बाद उसके जो नेबर्स थे, जो उसके एरिया हाइट्स थे, उन्होंने बताया कि ये नेवी, वहाँ पे नेवी ऑफिसर है, सारी चीजें, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आलमी अदालत में पेश कर दी गई हैं कि ना। पहली बात अगर हम ये कहें कि हमने, उन्होंने कहा जी एक आजाद वकील, उसकी मर्जी का वकील नहीं दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान का वकील कोई कोर्ट नहीं कर सका कि किस कंट्री के अंदर मर्जी का वकील दिया गया या कौन किस तरह से आया, क्योंकि कुलभूषण की जो गिरफ्तारी थी वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत हुई थी, और आर्मी को ये इख्तियार हासिल है कि वो बराह रास्त गिरफ्तारी करे और बराह रास्त उसके अंदर प्रोसीडिंग करके जो भी प्रोसीजर है उसको डेथ पेनल्टी दे या कोई भी पेनल्टी दे। कल जो मामला सामने आया, मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में अगर कुलभूषण यादव आजाद भी कर दिया जाता है आलमी अदालत की जानिब से, तो भी पाकिस्तान का केस सॉलिड बन गया। अब हिंदुस्तान को तैयार रहना चाहिए कि जो वो बदतरीन बातें करता है उसमें पाकिस्तान भी जा सकता है। क्या कॉलर है हमारे साथ, क्योंकि मुझे सही से समझ नहीं आई, या फिर हमें ब्रेक लेना है? डू वी हैव अ कॉलर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अभी क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पहले तो मैं क्या कहते हैं कि यूनुस खान और विस्फोल हक ने जो इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है उसके लिए मैं उनको ग्रेट ऑनर देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा खाता है, बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि नाम उन्होंने उजागर किया। 65 ईयर के बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज में इतनी बड़ी उन्होंने अचीवमेंट हासिल की। और दैन जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कुलभूषण यादव के बारे में कि 60% उनको रिलीफ दिया जाएगा, मैं चाहता हूँ कि इससे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में उसके मतलब सबूत हर प्रूफ हमारे पास है, तो लेकिन हम उनके बारे में पाकिस्तान में बैठ के यानी कि उनको 60% रिलीफ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे अंदर, क्या कहते हैं कि इंतहा पसंदी, और क्या कहते हैं कि खुद जज्बाती नहीं है कि हम एक बंदे को इतना भी जो प्रूफ के साथ हमने जिसको क्या कहते हैं कि पकड़ लिया और उसको हम सजा नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हाल है। अच्छा खैर, ये अभी हम बिफोर टाइम ये बात कर रहे हैं, लेट्स सी के फैसला एक्चुअली रिजर्व हो गया है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा ब्लेम था ना हिंदुस्तान का, वो बिल्कुल गलत साबित हो गया। हिंदुस्तान ने ये ब्लेम किया हमें और क्लेम किया आलमी अदालत में कि हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने कुलभूषण को ईरान से अगवा किया और यहाँ लाके हमने शो किया। ये कैसे, यानी मुमकिन ही नहीं है ना 1% कि आप किसी के मुल्क में गए, कंट्री में गए और किसी को अगवा किया और ले आए और आपके उसमें, तो ये सबसे बड़ा तो ये समझ लें कि ये उनके अगेंस्ट चला गया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सॉलिड केस है, हर लिहाज से सॉलिड केस है। सॉलिड होने के बावजूद देखिए, मैंने इससे इख्तिलाफ नहीं किया कि तमाम चीजें साबित हैं। मैंने सिर्फ एक चीज वादे की कि ये डिप्लोमेटिक केस है, सिफारती सतह आ जाती है, वहाँ पे हमारी सोच बिल्कुल हमें उससे ऊपर है, ये बालाई सतह की चीज है। बहुत ऊपर की बात है। मैंने आखिर में आपको कहा, आपने पूछा फिर भी आपकी एक राय, तो मैंने लास्ट में कहा कि नहीं, मैं आपको खबर के हवाले से पूछ रही हूँ क्योंकि खबर को एनालाइज वैसे राजा साहब से इंतहाई माजरत के साथ ये डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं टेकअप किया गया ये केस, ये लीगल वे में किया गया है। क्योंकि एक्सेस मांगी थी कौंसलर ने, पाकिस्तान ने उसको रिफ्यूज कर दिया था कि एक बागी के ऊपर, एक स्पाई के ऊपर जो मुल्क के खिलाफ किसी के इस तरह की साजिश
कर रहा हो उसको काउंसलर को उसको रसाई नहीं दी जाती, जो डिप्लोमेटिकली फिलहाल मना ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आते हैं तो कौन कौन से फैसले, हाँ लीगल तो एक अलग मैटर है, सिफारती मामलात गवर्नमेंट क्या तय करेगी? वो तो सिफारती मामलात में तो मैं कहती हूँ कि एवरीबडी इज इन्वॉल्व। वो अगर सिफारती मामलात हैं और डिप्लोमेटिक टाइज या उससे ट्रिकल डाउन करती हुई कोई भी चीजें तो वो तो हम सबको फॉलो करनी है। बिल्कुल, जो भी हुकूमत फैसला करेगी हम तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताइए जाते जाते, चश्मा आपको कौन सी उम्र में लगा था? चश्मा मेरा काफी कम उम्र में लग गया। कम उम्र में लगा था। आज हम इस प्रोग्राम के बाद इस पे बात करने वाले हैं कि क्यों इतनी जल्दी हो जाता है। कभी डॉक्टर ने आपको बताया कि क्यों आपको इतनी जल्दी चश्मा लगा? किताबें बहुत ज्यादा पढ़ता था और बस अच्छा, अंधेरा भी है, कम लाइट भी है, तब भी पढ़ रहे हैं। हाँ। तो वो तो एक आपको पता है। इफ यू डोंट माइंड आप नंबर बताएंगे कि क्या है नंबर? ये नंबर अलवन 2 या 2.5 कुछ ऐसे एक। तो सही है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में 2-2.5 नंबर हो जाता है। ठीक है, ये तो खैर हम इस बारे में मजीद बात करेंगे। काशिफ साहब से तो हमने वैसे ही एक केस के तौर पे ये पूछ लिया। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, अयाज खान साहब द एक्टर, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने ऑप्टिकल्स का काम भी कर रहे हैं, उस हवाले से उनसे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। Your Q Mobile 4G-enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. वो दिन बहुत करीब है जब पाकिस्तान का कोई भी बच्चा पोलियो का शिकार नहीं होगा, मगर इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करना होगा। बच्चों के डॉक्टर होने की हैसियत से मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है, अगर आप अपने बच्चे को गुज़िश्ता मुहिम में पोलियो के कतरे पिलवा चुके हैं, तब भी सेहत मुहाफ़िज़ जितनी बार आपके घर पर आए, आप हर बार अपने बच्चे को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं, क्योंकि 5 साल तक के हर बच्चे को हर बार पोलियो के कतरे पिलवाने से बच्चा इस बीमारी से ज्यादा महफूज हो जाता है। आए पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने दरवाजे खोलें और पोलियो को पाकिस्तान से हमेशा के लिए खत्म करें। जरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। हाँ, वहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। और हमने जो आंखों की बात की थी अभी,
उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया था ब्रेक से पहले कि अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ द एक्टर, लेकिन अब माशाल्लाह से वो अपने ऑप्टिकल बिजनेस की वजह से काफ़ी फेमस हैं और उनके पास एम्पल नॉलेज है लेंस के हवाले से, चश्मों के हवाले से, उनके ग्लास के हवाले से। तो आई थिंक वो लोग जिस दौर से गुजर रहे होते हैं उनको बड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, इनसे डायरेक्टली सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि आज भी लोग इस बारे में बहस कर रहे हैं कि जी फला लेंस तो अच्छा नहीं होता, लेंस इस तरह यूज़ करें तो आँख खराब हो गई है। उसमें जो अपनी कोताही है वो हम एक तरफ रख के और बाकी अपने ऑप्टिशियंस के जितने भी हम वहाँ से खरीदारी करते हैं सिर्फ उनको कसूरवार ठहराते हैं। तो जी आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? और आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू दोबारा थैंक यू। बहुत आपकी कमी महसूस हो रही थी। ओह थैंक यू सो मच। उसकी वजह यह है कि मॉर्निंग जो है पीटीवी के शुरू से जितने भी शोज चले आ रहे हैं उसमें ये देखा है कि एक बड़ी जिंदगी होती है। लोग पता नहीं पीटीवी को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि हमने अपने घर में एक दरवाजा खोल दिया, तो वो जो रोशनी है या वो जो महसूस होता है तो उस लिहाज से इंसान को बड़ा लाइवली बोलना, तो आप माशाल्लाह अच्छा बोलती भी हैं। थैंक यू। और बुरा नहीं मानेगा, मुस्कुराती भी अच्छा है क्योंकि होता है कि कंपेयर के लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे कोई शख्स बोल रहा है, उसने कोई बात की, दूसरी तरफ से जवाब है जी अच्छा तो फिर सुबह का मकसद ये है कि पीटीवी के जितने हमारे शोज या मॉर्निंग शोज में बेसिक मकसद यही होता है कि आंखों की रोशनी बढ़े। आंखों की रोशनी बढ़े, ओके। एंड वी हैव डॉक्टर मुनीरा शाकिर जो कि कंसल्टेंट आई सर्जन हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं। एक दफ़ा इन्होंने, मैं बड़ी परेशान हो रही थी, अभी सुबह में मैंने तस्करा किया था अपने बेटे की आई साइट का, तो इनसे मेरी मुलाकात एक प्रोग्राम में हुई थी और इन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे डिस्क्राइब की थी तमाम चीज़ें। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं आप? अच्छा, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वैसे अभी हमारे साथ हमारे जर्नलिस्ट मौजूद थे काशिफ साहब, और मैंने उनसे कहा कि कब आपको चश्मा लगा? उन्होंने कहा बहुत बचपन में लग गया था, किताबें बहुत पढ़ता था, रोशनी कम होती थी। अब जो है लाइफ स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं, रोशनी तो शायद ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके टैब और लैपटॉप्स और इन सब चीज़ों से, आपकी स्क्रीन से जो घर में लगी हुई होती है उन सबसे रोशनी आ रही होती है। तो क्या आईसाइट वीक होना और कम उम्र में वीक होना, इसका रीज़न यही है या जेनेटिक्स है या कोई और वजह है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जीन्स है, क्योंकि वाकई जेनेटिक्स से फर्क पड़ता है। मदर या फादर को है या फैमिली में है तो बच्चों में आने का नंबर काफ़ी चांसेस होते हैं। लेकिन जो आजकल ये स्मॉल शॉर्ट गैजेट सिंड्रोम चल रहे हैं, मतलब कि टैबलेट ले लिया बच्चों को, बच्चे आप कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ बातें कर रहे हैं फोन पे, तो बच्चे को मोबाइल दे दिया। उसमें फिर ये होता है कि जी बच्चे लगे रहते हैं मोबाइल पे, उससे उनकी एकोमोडेशन जो आंख के अंदर मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैम्पर, उसमें प्रॉब्लम आता है और बच्चों के नंबर इसी वजह से ज़्यादा बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ी कॉज है। अच्छा, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करें, फॉर इंस्टेंस हम लैपटॉप और टैब्स की बात करते हैं क्योंकि गेमिंग वगैरह, उसमें इसको रिस्ट्रिक्ट करें तो कितने घंटे पे करें और कितने दिन? यानी आप वीकेंड पे उनको 2-2 घंटे के लिए दे दें या क्या शेड्यूल होना चाहिए? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स जो बच्चों की एसोसिएशन है अमेरिका में, उसने एक ये किया है कि जी आप वीकेंड पे अलाउ करें और नॉट मोर देन 1 आवर। ओके, तो ये एक वो है, गैप से 1 आवर करते रहेंगे बच्चे क्यों है यार साहब? ये भी तो बच्चे डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बच्चे अपना शेड्यूल खुद बनाते हैं। क्योंकि जिस तरह ये गैजेट्स की बात है, अभी तो खैर दूसरी 2-3 चीजें और भी हैं जहाँ ये गैजेट्स इसकी वजह है, वहाँ कुछ फैमिली हिस्ट्री ऐसी भी होती है, जेनेटिक, तो डॉक्टर साहब सही बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ये होता है कि क्रॉस जो मैरिजेस होती हैं उसमें भी इसके चांसेस होते हैं। और फिर आई का सिर्फ विजन वाला मसला नहीं है, अब आई की जितनी और प्रॉब्लम्स भी हैं। मेरे पास आप यकीन कीजिएगा कि इमेज पे जो लोग आते हैं या फैमिलीज आती हैं वो इतने मजे से 3 बच्चों के लिए इनके लिए 6 चश्मे बनाते हैं। मैंने कहा 6 सबके लगे हुए, पता चला सबके ग्लासेस लगे हुए और उनके नंबर भी ऐसा नहीं कि सीधे सीधे नंबर, स्पेरिकल नंबर हो, कंपाउंड नंबर्स, क्रॉस कंपाउंड नंबर्स। वो क्या क्रॉस कंपाउंड ये होता है कि जिसमें सिलिंड्रिकल भी होता है, स्पेरिकल ये होता है। ये दोनों जो नंबर जब कंबाइंड हो या क्रॉस कंपाउंड होते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं जिनको एडजस्ट करना, ये एक अच्छे डॉक्टर से रेटिनास्कोपी प्रॉपर करके डायलेट करके आई को जो उनकी टेस्ट करके हम वो चश्मे हमको देते हैं। तो ये फैक्ट है कि अब फैमिलीज ऐसी हो गई कि नेट पे बैठ के और नेट से पढ़ के हम तक पहुंचते हैं कि जी हमने ये चीजें स्टडी की, आप हमें उसके हिसाब से ग्लासेस दें या ग्लासेस की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन अब बड़ों से ज्यादा बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, इसकी वजह फूड भी होगी और दूसरा
जो एक शेड्यूल ऑफ लाइफ है। ये क्वालिटी ऑफ ग्लास पे भी बात करनी है, क्योंकि मेरी अम्मी जब भी हम वो अपने बेटे का चश्मा बनवाते हैं तो वो कहती हैं ये प्लास्टिक के ग्लास हैं और ये जो है इनसे नजरें खराब होती हैं। और तो जरा मेरी अम्मी को आज आप ये बताइए कि प्लास्टिक के ग्लास होते हैं या वो नए जमाने के आ गए हैं या क्या है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारे साथ हैं आजम साहब। बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा अयान भाई को सलाम और आपके दूसरे डॉक्टर साहब को कि आज आपने टॉपिक जो रखा है आंखों के हवाले से भी बात की। आपने कहा कि मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चे आपके और बच्चे के आपके चश्मा लग गए। हाँ, सबसे बड़े वाले को लगा है बस भाई। एक को लगा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चश्मा तो डॉक्टर साहबा चश्मा तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आप माशाल्लाह बैठी हुई हैं तो हमें बहुत सारी चीजें आपसे चाहिए होंगी। क्योंकि बच्चों के आज तो आपने डाइट के बारे में बताना, जैसे लोग बताते हैं कि गाजर खाएं तो आपकी रोशनी की होगी आंख होगी ना। तो और ये चश्मा जो है मेरी खुद आंखें जो है ना वो मेरी खुद करीब की नजर वीक है ना। मेरा 1.50 नंबर है ना। 45, इनकी एज 45 है इसका मतलब। करीब का बाद में खराब होता है। हाँ, तो और दूसरी बात ये है कि अयान भाई कि आपने माशाल्लाह बहुत ड्रामों में काम किया, बहुत अच्छा आपको देखा। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पीटीवी से जो हमारी फिल्में बहुत कम आ रही हैं, तो चाहेंगे क्योंकि आप तो प्रोड्यूसर से भी मिलता होंगे, फिल्में डेली बेसिस के ऊपर एक फिल्म तो आनी चाहिए। चाहे टीवी हो चाहे ATV हो, एक्सपायर कोई सा भी टीवी हो, अपने यहाँ से बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ज्यादा फिल्में देखेंगे उससे भी आईसाइट वीक हो जाएगी। क्योंकि अब हमारे यहाँ की जो पाकिस्तानी हीरोइन है उनको देखने से तो आईसाइट वीक ही हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इतनी अच्छी है ना कि उनको इतना देखेंगे। मैं आप तो गलत। हाँ, देखें पैसिमिस्ट हुई मैं तो इतना ना देखें ना कि आप आंखें ना झपके। हाँ, जब आप इतना किसी खूबसूरत चीज को देखेंगे तो वो सिर्फ ये वजह है और अच्छा, और कोई वजह नहीं है। ओके, तो मुझे बताइए यार साहब, ये जो प्लास्टिक जैसे लगते हैं कि ग्लासेस अब आ गए हैं, वो शीशे वाली लोग उनकी नहीं है, लेकिन उनका कोई नाम भी है और मेरे ख्याल में वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। देखिए, इसमें एक और चीज भी बताऊं कि जैसे डॉक्टर साहब माशाल्लाह मेरे पास बहुत इनके पेशेंट्स आते हैं और बहुत अच्छे जो डॉक्टर्स हैं वो मेरे पास रिकमेंड करते हैं। तो ग्लास जैसे होता था, ग्लास टूटेगा तो बिखर जाएगा शीशा। अब टेक्नोलॉजी इतनी है कि 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनमें शीशा जो है वो आंख में लग गया एक्सीडेंट से, बॉल से वगैरह वगैरह। तो अब आपको पता है दुनिया में टेक्नोलॉजी जहां बढ़ती जा रही है उसमें वो कोशिश करते हैं कि प्रिकॉशंस वो जरूर पहले डालें। तो अब जो प्लास्टिक की बड़ी बेस्ट क्वालिटी वाइटोरिक ग्लास कहते हैं उनको, जिनमें शीशा नहीं में प्लास्टिक होता है, फिर उसमें भी एंटी रिफ्लेक्शन ग्लासेस आ गए हैं, फिर उससे और बेहतर कार्बोनेट ग्लासेस आ गए हैं जो रिमलेस फ्रेम में होते हैं, जिससे वो टूटते नहीं है। कुछ भी हो जाए फ्रेम टूट जाएगा, ग्लास नहीं टूटेंगे। तो मैं उनको भी बता रहा हूँ, आपकी अम्मी को भी और बाकी लोगों को भी बता रहा हूँ कि अब प्लास्टिक जो लेंस है उसकी इतनी रिफाइंड क्वालिटी और इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आपका विजन भी साफ आता है। हाँ, बहुत से लोग टिश्यू से बहुत साफ लगते हैं। टिश्यू नहीं है, उसके लिए पेपर, थोड़ा सा जो कपड़ा यूज होता है वो जो सॉफ्ट होना चाहिए, वो जो उसके केस में होता है। हाँ, वो भी अच्छी क्वालिटी, क्योंकि उसकी जो अपर 2 साइड पे कोटिंग होती है, जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है, जो मल्टी कोटिंग, वो जो है ना वो इतनी रिफाइन होती है कि वो उससे बार बार टिश्यू लगने से वो जो है थोड़ी सी ऐसे कोई मलमल का कपड़ा हो कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। टिश्यू का जो है ना वो खराब कर देता है। तो वो ग्लासेस जो है वो बिल्कुल ठीक है और वो यूज करने चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, इम्तियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बाकी क्या हाल है? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक जी, मैं आसलपुर से बात कर रहा हूँ, इम्तियाज अली। हाँ जी, इम्तियाज अली, बताइए। जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे शो कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और कुछ कहना आपने? जी, और कोई बात करनी है इनसे, कोई सवाल करना है? आंखों में पानी बहुत बहता है तो इसके बारे में कुछ बात कर रहा हूँ। आज ये टॉपिक है आपका। डॉक्टर साहब, इनकी आंखों में पानी बढ़ रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, ऑन एयर सुनिए आप। थैंक यू सो मच। वो तमाम लोग जिनकी आंखों से वैसे ही पानी आता रहता है। 2 क्वेश्चन से पहले वाले जो है उनका क्वेश्चन था करीब की नजर। तो देखिए, ये प्रेसबायोपिया होता है 44, जिस तरह अयाज साहब ने बताया कि 42-43 के बाद ये आ जाता है। इसको तो आप ये ग्लासेस लगा लें, लेजिक से भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगी करीब का 45 के बाद अगर आप ग्लासेस लगा लें तो उतना बुरा भी नहीं लगता। जहाँ तक इनका क्वेश्चन है वाटरिंग, जो पानी आ रहा है, इसमें अक्सर वजह जो हमारे यहाँ पे वो है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। मतलब एलर्जी हो गई आँख में। आजकल जो है कुछ वायरल फैला हुआ है, थोड़ा सा पता है आपको, कराची में गंदगी का भी बहुत है, पोल्यूशन भी है,
تو تھوڑا سا آج کل وائرل بھی پھیلا ہوا ہے، اس میں پانی بہت آتا ہے، آنکھیں بہت ریڈ ہوتی ہیں، سولن ہوتی ہیں. لیکن جو انہوں نے بتایا وہ لگتا ہے کہ الرجی کی بات کر رہے ہیں، جو اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہیں. اس میں آپ جو ٹیپ واٹر ہے اگر بوائل کر کے یا آج کل لوگ اس سے پانی لیتے بھی ہیں تو اس سے اگر پانی سے واش کر لیں اور کوئی اینٹی الرجک ڈراپس یوز کر لیں تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا، پچھلے دنوں میں نے ایک بریک آ گیا، اس کے بعد آپ نے اس بات کے جواب دینا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ تصویر اور پوری کہانی تھی کہ وہ ایک خاتون کی آنکھ میں گلیٹر والا میک اپ چلا گیا تو وہ اس کی پوری آنکھ خراب ہو گئی اور وہ بیچ میں آپ کا یہ جو ریٹنا ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا اور بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا. اور بہت ہی ایسی پکچرز تھیں جو میرے خیال میں آن ایئر تو ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ ہوا. تو کیا میک اپ سے اس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر ایک بچپن میں ہماری دوست تھی جو نظر کا چشمہ لگاتی تھی اور پھر وہ لینسز لگانے لگی تو اس کی ایک آنکھ میں صرف 3% آئی سائٹ ویژن رہ گیا تھا. تو لیکن وہ اس نے بعد میں صحیح کیا. یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ کیا ہیں؟ ذرا اس پہ آپ لوگ روشنی ڈالیے آفٹر دا بریک. PTV پیش کر رہا ہے اینڈرائڈ اور iOS موبائل ڈیوائسز کے لیے کارپوریٹ ایپلیکیشن نئی اور دلچسپ خصوصیات کے ساتھ، مزید فعالیت اور بہترین سہولیات کے ساتھ، جس سے ملے آپ کو مکمل اور اطمینان بخش احساس. خبروں کی دنیا سے ویب ٹی وی، PTV نیوز، PTV اسپورٹس، PTV ورلڈ اور PTV ہوم کی براہ راست نشریات تک. سماجی ذرائع اور رائے عامہ کے اظہار کے لیے ایک جامع ذریعہ تاکہ آپ کر سکیں اپنے خیالات اور اپنی آراء کا اظہار اپنے نیٹ ورک سے. تو ابھی اینڈرائڈ اور iOS ایپلیکیشن انسٹال کریں اور اپنے قومی ٹی وی نیٹ ورک سے رابطہ قائم کریں. PTV ہوم کی آواز. ویلکم بیک. اور ہم آج آئی سائٹ کے حوالے سے اور آئی پرابلمس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور ایک میں نے آپ نے سوشل میڈیا کا آپ دونوں سے ہی پوچھا ہے، اس کا ذرا بتائیے کہ کیا میک اپ اس طرح آنکھ میں چلا جائے تو وہ اتنا اریٹیٹنگ ہو سکتا ہے یا پھر لینس کا استعمال؟ وہ آپ نے بتانا ہے کہ لینس کا استعمال وہیں سے شروع کرتے ہیں. اس طرح کا کیا ہم ایسی کوتاہی کرتے ہیں جس کے بعد لینس سے آپ کی ویژن اتنی ہیمپر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب بھی ڈاکٹر کو ایڈوائز کرتا ہے تو دوا بتاتا ہے، اس کے بعد اس کا پرہیز بتاتا ہے. اسی طرح سے جو بھی ہم ایکسٹرنل کوئی بھی ایسی چیز اپنی آنکھ میں لگاتے ہیں، پہلے تو لفظ ایکسٹرنل جب ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ آنکھ کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے آنکھ کا حصہ بن کے آپ کو ویژن پرووائڈ کرتا ہے. اب کانٹیکٹ لینس کی پریکاشن سے سب سے پہلے ہے کہ آپ کا ہاتھ پراپر واش ہونا چاہیے. پھر جو آپ لینس لگا رہے ہیں آپ کے نیلز جو ہیں وہ پراپر کٹے ہوئے ہونے چاہیے. پھر جب آپ لینس لگاتے ہیں تو سولوشن سے اس کو صحیح طور پہ آپ ڈس انفیکٹ کریں گے. تو ڈس انفیکٹ کا مطلب ہے کہ ڈس انفیکٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ عام طور پہ انہوں نے لینس لیا، نکالا اور اس کو بس ایسے ہی لگا لیا، یا آپ نے اس کو صحیح پراپر اس کو کلین نہیں کیا، رنس جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک تھوڑی سی، جب ایک ہفتہ جیسے لینس لگائیں گے تو آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ ایک اس کی ایک لیئر لینس پہ آ جاتی ہے. تو یہ اس کو صحیح طور پہ اگر آپ ڈس انفیکٹ کر کے پراپرلی لینس لگاتے ہیں تو اس میں پھر یہ چانسز نہیں ہوتے. پھر جب آپ لینس اتاریں تو دیکھا ہے ویسے ہی رکھ دیں گے اور ویسے ہی لگا لیں گے. تو یہ جو اس کی جو مین، اچھا دوسری بات آپ جو میک اپ کی کر رہی ہیں وہ ظاہر ہے خواتین سے ریلیونٹ ہے.
اس میں جیسے برائڈل میں آپ نے دیکھا ہے کہ دلہن زیادہ تر شادی میں آپ دیکھیں کہ وہ پچلا دولہا نے جب گھونگھٹ اٹھا کے آنکھیں دیکھی تو نیلی نکلی اور صبح دیکھا تو پیلی نکلی. تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں بیوٹی پارلر میں اکثر ہوتا ہے, ہم سے ہی لے کے جاتے ہیں. وہ لینس میں بھی میک اپ جو ہے اگر وہ پراپر میک اپ کے لاسٹ میں وہ لینس لگاتے ہیں, اگر اس کی بھی چیز اگر آنکھ میں لینس میں لگ جائے تو اس سے بھی وہ چانسز ہوتے ہیں. اور یہ چھوٹی نہیں آنکھوں کی بیماریاں, آنکھوں کی ایسی سی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو بس ٹھیک کرنا پھر بہت ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بڑا پھر بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کی, کیونکہ یہ واحد آنکھ ہے. دیکھیں ہر آرگن جو ہے اس کی جو وینس ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں, لیکن واحد آنکھ ہے جس کی وین سامنے نمایاں, اگر آنکھ میں ذرا سا کچھ ہوتا ہے کہ ساری وین آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے. کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ کیا حال ہے, خیریت ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. محترمہ میں یہاں سے بات کرتے ہیں کہ تقریباً 2 یا 4 فٹ کے تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, تو ایسے جیسے ٹمٹرے جیسے آتے ہیں نا آنکھوں کے آگے, یہ 2-4 فٹ کے اندر مجھے کچھ نظر نہیں آتا. تقریباً 10 منٹ اور 15 منٹ تک جب میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو اس وقت میری آنکھوں کے بعد تھوڑی تھوڑی روشنی آنی شروع ہوتی ہے. اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ جی بالکل آنیئر آپ کو بتا دیں. ہاں نہیں ڈاکٹر, یہ جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیے. جو بتا رہی ہیں کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے, اس کی وجوہات تو بہت سی ہیں, ایکسیڈنٹل تو بہت سی ہو سکتی ہیں. لیکن جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دھوپ میں ہر اکثر ان کے آ جاتا ہے. اس میں جو ان کی جو آنکھ کے پردے کے پیچھے ریٹنا پہ جو ویسلز ہیں اس کو معائنے کی ضرورت ہے. کہ اچانک یہ ایمانوکس فیویکس ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے لائٹ چلی گئی, اس میں کبھی کبھار آپ کی ریٹنا کی جو وینز ہے آنکھ کی یا آرٹریز ہیں اس میں پرابلم آ سکتا ہے. ان کو معائنے کی ضرورت ہے. اگر دھوپ میں آ جاتا ہے تو نتھنگ ٹو وری. اور اگر کبھی کبھار بلڈ پریشر بھی نیچے ہو جاتا ہے, اچانک ہائپو میں چلے گئے, اس میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ ذرا دیکھنا ہوگا کہ ان کی ہائیڈریشن لیول اور ان کا بلڈ پریشر کیسا ہے. اور یہ ضروری ہے آپ جلدی دیکھ لیں, کیونکہ یہ ہم آپ کو بتائیں, ہم اپنی بچوں کے لیے تو فوراً دوڑ جاتے ہیں, لیکن اپنی ذاتی لائف میں کچھ چیزیں اگر ہمیں ہوتی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ارے آپ کر لیں گے پھر ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پلیز اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ آنکھوں کی جو پرابلم ہوتی ہے یہ چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ہے. آپ کو 40 سال تک کچھ نہیں ہوا, اچانک آپ کو کچھ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیریس بات. باڈی آپ کی سگنل کر رہی ہوتی ہے, جی بالکل سگنل کو پکڑے. بالکل اللہ میاں نے دیکھیں سسٹم رکھا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلڈ پریشر بخار کو سیریسلی نہیں لیتے, جبکہ وہ انڈیکیشن ہے that there is something wrong. ہمارے ساتھ حسن کی کال ہے, اس کے بعد اسکوینٹ آئی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بھینگا پن جسے ہم کہتے ہیں اور اچانک سے ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو بچپن سے ہوتا ہے, اس کی بھی ٹریٹمنٹ آ گئی ہے, ذرا اس کو واضح کیجیے گا. حسن السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر, آپ بتائیے. وعلیکم السلام جی, میرا سے بات کرو. آ رہی جا رہی ہے آواز, ایسا لگ رہا ہے آپ فون کو یوں کر رہے ہیں. جی ٹی وی بند کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ دوبارہ کال کیجیے گا. جی ایک تو جو پچھلے اس کے کوشچن بھی تھا اس میں تھوڑا واضح کروں کہ میرے پاس 2 لڑکیاں آئیں, انہوں نے آپس میں کانٹیکٹ لینس جو ہیں ایکسچینج کیے تھے, شیئر کیے تھے. اس کے بعد ایک لڑکی کی تو آنکھ بچ گئی دواؤں سے, دوسری لڑکی کے ہم نے دونوں آنکھیں چینج کی, ٹرانسپلانٹ. اب آپ ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے. ٹرانسپلانٹ, کارنیا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. پوری کارنیا جو سامنے کی ہے, اکثر یہاں پہ تو لوگ نہیں دیتے, لیکن جو ہے باہر سے ہم لوگ منگواتے ہیں, سری لنکا سے زیادہ تر آتا ہے, کچھ کینیڈا سے بھی آتے ہیں, جو ہم سامنے کا کارنیا پورا چینج کرتے ہیں. وہ نکاح والی لڑکی تھی جس کو پھر سسرال نہیں لے رہا تھا, تو لڑکے نے ہمت کی اور لیا, اور ایک آنکھ اس کی سیو کر لی, دوسری آنکھ ریجیکٹ. اگر آپ ٹرانسپلانٹ اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ لال پیلے نیلے لینسز, میں کہتی ہوں جی آپ یہ کوشش کریں نہ لگائیں, چشمہ پہنے یا پھر لیزر کرا لیں. اچھا یہ جو کانٹیکٹ لینس کے ہمارے ایک میرے پاس آئی کہ جی جو میری منگنی تھی تو اس نے جو میک اپ کر رہی تھی اس نے یہ 200-300 روپے کا کانٹیکٹ لینس تھا, جی آپ مجھ سے لے لیں. اب دیکھیں ایاز خان صاحب کی جو ہے اسے بتاتے ہیں کہ جی ایکسٹینڈیڈ ویئر ہے, آپ اگر وہ ایسے ڈیلی ویئر مطلب اس کی واٹر کنٹینٹ اچھا ہے وہ لے لیں. لیکن وہاں پہ تو جی اس نے جی میک اپ کرتے کرتے تمہارا میک اپ میں نے ایسا کیا ہے, یہ کلر کا کانٹیکٹ لینس گرین کلر کا لے لو, اس نے لے لیا اور اس کے بعد انفیکشن کس سے آئی. تو خدا رہا یہ نہ کریں آپ. کیونکہ آپ جو ڈاکٹر جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بارگننگ
वो तो फला तो 300 का दे रहा है या 400। मैं कहता हूँ आपकी आंख मेरा ख्याल है 100 रुपए की है, इसलिए आप 300 का ले रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल भी कभी खुदा रहा, मैं कहता हूँ कॉन्टेक्ट लेंस। अच्छा बेहतर हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कॉन्टेक्ट लेंस ना ही बेचे, यकीन कीजिएगा इसको संभालना हमसे ज्यादा। अच्छा कॉन्टेक्ट लेंस चले अगर लेना ही है तो कितने का, कहाँ से रेंज शुरू हो तो वो फिर भी मुनासिब है? देखिए मेरे ख्याल से जो 2000 अबव जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं, जिनके जो ब्रांड भी अच्छे होते हैं, जो कि मशहूर ब्रांड हैं, कि आप नेट पे भी जाएं तो आपको मिले। ये जिन लेंसेज की जो आप कंप्लेंट बता रही है तो वो लेंस होते हैं जो कि बस समझे रेडीमेड है, उसका कहीं लिखा नहीं। उमर फारूक साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे ये बात करनी है कि मेरी भतीजी की जब पैदाइश हुई थी तो उसकी आंख से रेशा आ रहा है। अच्छा ठीक है। और अब कितनी बड़ी हो गई है आपकी भतीजी? अब वो तकरीबन 9 माह की हो चुकी है और उसकी आंख से जो रेशा है वो अभी तक नहीं खत्म हो रहा, और हमने काफी दुआ भी ली है लेकिन उसकी वजह से अभी तक रेशा आ ही रहा है। ड्रॉप 2-3 मरतबा ले चुके हैं लेकिन अभी तक डॉक्टर यही कह रहे हैं कि 2-3 और ड्रॉप लो, लेकिन हम जैसे तकरीबन उसकी 9 माह उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक रेशा आ ही रहा है। जब उसकी पैदाइश हुई थी तो आंख से रेशा आ रहा था। मसाज आप सवाल कीजिए। मसाज किया है आपने आंख पे? जी मसाज आंख पे कोई मसाज किया है उसकी? नहीं कुछ भी नहीं किया। ये देखें, मुझे गौर से देखें, ये जो सेंटर आज इसका होता है ना नोज के साथ का, इस जगह कभी कभी बचपन में ब्लॉक हो जाती है, तो ये डॉक्टर ये भी एक ट्रीटमेंट बताते हैं कि यहाँ से ऐसे से आप करेंगे तो वो एक प्रैक्टिस होती है। ऐसा कुछ डॉक्टर ने बताया किसी ने? स्क्रीन से सुने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये जो बता रहे ना नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, आंख से जो पानी होता है वो नाक की तरफ जाता है, नीटिस में खुलता है। अब 100 में से 3 बच्चों को ये होता है कि पार्शियल या टोटल ये नाली बंद होती है। इसका ड्रॉप्स तो सिर्फ इन्फेक्शन को, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि जी एक बेसन है उसमें अगर ब्लॉक हो गया तो ज़ाहिर बात है उसमें फिर गंद तो जमा होगा ना, बैक्टीरिया तो आएंगे, इसी तरह आंख में भी बैक्टीरिया आएंगे। वो ड्रॉप्स तो उस बैक्टीरिया को ठीक कर रहे हैं लेकिन ब्लॉकेज तो ठीक नहीं हो रहा। ब्लॉकेज के लिए कहा जाता है कि ये जो अंदर हमारे आंख के सुराख हैं इनको प्रेस करके हाथ वॉश होने चाहिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। मदर या फादर जो भी कर रहा है इसको टाइट से और नीचे, ये लाट से नहीं करना, थोड़ा टाइटली करना है। दिन में 3 दफा 15-15 टाइम ये कीजिए, इससे अक्सर खुल जाती है। 90% लोगों में अगर आप मसाज करें तो उससे ये खुल जाती है। जिनमें रह जाती है उनमें हम कहते हैं 1 साल बाद फिर एक सिलाई हम डालते हैं, उससे खुल जाती है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, हम स्क्विंट की बात कर लें कि स्क्विंट या भैंगापन जो अचानक से हो जाता है, मेरे ख्याल में हमें इस तरह की और सेटिंग्स आप लोगों के साथ रखनी होंगी सो दैट हम प्रॉपर मजीद बात कर सकें इस पे। लेकिन अभी स्क्विंट को थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर दें कि क्या उसकी ट्रीटमेंट है। भैंगापन है, इसमें अक्सर वजह ये होती है कि देखिए बच्चों को चश्मे का नंबर था वो लगाया ही नहीं, फैमिली में ख्याल नहीं किया, गाँव में बैठे शहर में भी बैठे हैं लेकिन ख्याल नहीं किया जी, बड़े को भी है तब भी ख्याल पेरेंट्स नहीं करते। दूसरा ये होता है कि नंबर में डिफरेंस आना, जब दोनों आंखों के नंबर में डिफरेंस होता है तो एक आंख लेजी हो जाती है। कभी कभार ये भी होता है ऐसे चेक करा लिया लेकिन अलग अलग आंख का उसने विजन चेक नहीं की तो एक आंख लेजी हो जाती है। प्लस ये भी होता है कभी कभार कोई नस भी पैरालिसिस में होती है, तो 3-4 वजूहात हैं जिनकी वजह से ये भैंगापन आ जाता है। ये भैंगापन है स्क्विंट, इसमें अगर दोनों आंखों में नंबर फर्क है, चाहे सिलेंडर फर्क है चाहे नंबर फर्क है या प्रॉपर चेक नहीं हुआ। अच्छा, एक और हमारे पास सवाल आया है कि क्या कमजोरी की वजह से भी बच्चों में स्क्विंट हो जाता है? देखिए विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से कर्निया खराब हो जाता है, लेकिन कमजोरी की वजह से भैंगापन हो सकता है। अच्छा। जो भैंगापन नहीं था, छुपा हुआ था, वो अचानक एक्सीडेंट या कमजोरी या फीवर के बाद अचानक नजर आने लगता है। लेकिन इसका इलाज क्या है वो भी जल्दी से बता दें। देखिए इलाज में बेस्ट ये है कि पहले ग्लासेस या पैचिंग की जाए, अगर उससे इम्प्रूव नहीं होता तो फिर ऑपरेशन है। ऑपरेशन में भी आजकल ऐसे ऑपरेशन आ गए कि ड्यूरिंग सर्जरी ही हम एडजस्ट करके आंख को न्यूट्रल सतह पे बिल्कुल। हम आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे। आयाज साहब, जाते जाते कोई आंखों के हवाले से मशवरा देना है तो जल्दी से। मैं बस यही मशवरा दूंगा कि खुदारा आप तो अपनी उम्र तक पहुंच चुके हैं,
लेकिन अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी कोताही ना करें। वो जो लेजी आई वाली बात की है डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल सही है। होता ये कि एक आंख से डिस्पेक्टिक्स होती है, दूसरे का नंबर होता है, तो उसका केयर नहीं करते। तो और जब भी बच्चे टीवी के करीब घुसने की कोशिश करें या किताबों के करीब घुसने की कोशिश करें या गैजेट्स को यूं करके ऊपर से चादर ओढ़ के देखने की कोशिश करें या इस तरह के छुप छुप के वो ज्यादातर देखें, तो खुदा रहा अपने बच्चों के विजन को जो बाद में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है, उससे बचने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इसमें मजीद आगाही चाहते हैं तो अपना एक पर्टिकुलर मसला भी हमें लिख के भेज सकते हैं, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम वहाँ से कंटिन्यू करें। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत अमेजिंग खवातीन, अमेजिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। This time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अहम खबरों के साथ मैं हूं मनाजिर हुसैन। पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी हो रही है। कोयटा से खैबर पख्तूनख्वा तक तरक्की का सफर जारी है। बुनियादी ढांचे की तामीर पर 2000 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। वजीर आजम नवाज शरीफ की बीजिंग से हैंगजू जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान पुरअमन और खुशहाल हमसायगी के विजन पर गामजन है। वन बेल्ट वन रोड तरक्की पसीर मुल्कों के दरमियान राबते और पायदार तरक्की का बेहतरीन मंसूबा है, जिससे खित्ते में गुर्बत और पसमानदगी के खात्मे में मदद मिलेगी। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का बीजिंग में आलमी रहनुमाओं की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब। इक्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड विजन का अहम मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन अपने अवाम की खुशहाली और बहबूद के लिए एक साथ खड़े हैं। दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात अवामी सतह पर रवाबित में तब्दील हो गए। हैंगजू में वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटी के सेक्रेटरी शी जिन की मुलाकात। जंग के दौरान जिनसी तशद्दुद से बचाव का बेहतरीन रास्ता तस्फिया तलब मामलात हल करने में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के जंगों की रोकथाम के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। जिनसी तशद्दुद के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में मुबाहिसा, पाकिस्तानी सफ़ीर मलिहा लोधी का खिताब। हेग में आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से मुतालिक भारतीय दरख्वास्त की समाअत। भारतीय जासूस ने पाकिस्तानी मासूम शहरियों को निशाना बनाने के जुराइम का एतराफ़ किया। मामला आलमी अदालत के दायरा कार में नहीं आता, दरख्वास्त खारिज की जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उभरती हुई मईशतों के इंडेक्स में 9 साल बाद दोबारा शामिल। आलमी सतह पर इन्वेस्टर्स को रहनुमाई फराहम करने वाले मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स ने पाकिस्तान को इब्तदाई फ्रंटियर मार्केट से निकालकर उभरती हुई मईशत के इंडेक्स में शामिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के 56,41,000 से जायद, बलूचिस्तान के 24 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा के कतरे पिलाए जा रहे हैं। चकवाल पिंडी रोड पर ट्रक और वैन के दरमियान तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 6 बच्चे जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 खातीन भी शामिल। जख्मियों को DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर एक नए तनाज़े में फंस गए। अमरीकी सदर ने रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के दौरान इंतहाई खुफिया मालूमात का तबादला किया। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट का दावा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुफिया मालूमात के जराए का कोई तबादला नहीं हुआ और न ही मिलिट्री ऑपरेशन की मालूमात रूस को दी गई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैकमास्टर।
امریکی ریاست نیو جرسی میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، حادثے میں عملے کے 2 ارکان ہلاک، طیارہ مقامی آبادی پر گرا جس سے طیارے اور گرد و نواح کی عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ اور شام کے صوبے رقہ میں جیٹ طیاروں کی بمباری، 23 افراد ہلاک، 20 زخمی۔ شام سے متعلق امن مذاکرات کا نیا دور آج سے جنیوا میں شروع ہو رہا ہے۔ اہم خبروں میں فی الوقت اتنا ہی، مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ پوری دنیا میں مثال، رشتہ لازوال، پاک چین دوستی کے 65 سالوں کا ترہ امتیاز، 46 ارب ڈالر کی لاگت سے سی پیک منصوبے کا آغاز، خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ، ملک کے انفراسٹرکچر، زراعت، انڈسٹری اور توانائی سمیت تمام شعبوں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سی پیک منصوبے کی تمام صوبوں تک رسائی سے ہر پاکستانی استفادہ کرے گا۔ ترقی اور خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ سی پیک نام ہے معاشی انقلاب کا، جو قوموں کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آئیے اتحاد، یکجہتی، محنت اور استحکام سے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں۔ سی پیک منصوبہ، یہ راستہ ہے کامیابی کا، یہ جذبہ ہے دوستی کا۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، تو آئیے اس نعمت کی قدر کریں۔ نیوٹریشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اگر ویل نیرشڈ ہیں تو ہمارے میں قوت مدافعت جائیں۔ ملے کچھ ماہرین سے اور ان سے جانیں صحت کے متعلق کچھ سوال۔ لسٹ ہے، اس کے پاس جائے، اس کے لیے جو اور ٹیسٹ ہیں وہ کروائے۔ صحت کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ ایک گھنٹے سے زیادہ عرصہ گزر جائے تو سمجھنا چاہیے کہ پانی کم، کیونکہ صحت آپ کی، صحت ہماری۔ انیمیا، ہیموگلوبن کی کمی کا شکار لوگوں کو کہتے ہیں کہ، اور اچھی صحت کے لیے دیکھتے رہیے صحت سب کے لیے۔ معیشت میں استحکام کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ دیگر تمام فیکٹرز اسی سے کوریلیٹ کرتے ہیں۔ اس اہمیت کو جانتے ہوئے ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں ٹیکنوکریٹس اور ایکسپرٹس کے اوپینینز، تاکہ بہتری لائی جائے مختلف اکانومک سیکٹرز میں، اکانومک انڈیکیٹرز میں بہتری، ٹیکسیشن نظام میں ریلیف اور ملک کی شرح نمو میں اضافے کو پولیٹیکل ول اور حکومتی پالیسیز کے ذریعے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کمپریہنسو آؤٹ لک آن اکانومی ان اکانومی ان فوکس، صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ویلکم بیک، اور میرے ساتھ اس وقت جو دونوں مہمان موجود ہیں، ویسے ہمارا گیسٹ کا کورم کچھ دیر بعد پورا ہوگا، لیکن اس وقت جو دونوں لیڈیز موجود ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ ہمارے ساتھ فہمیدہ عباسی صاحبہ موجود ہیں جو کہ ڈی ایس پی لائسنس برانچ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، ٹھیک ہیں آپ؟ سب صحیح۔ آج آپ لوگوں کی کہانیاں سننی ہے ہم نے زیادہ تر، کیونکہ خواتین مختلف شعبوں میں، لیکن خواتین پولیس میں اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ آپ کی سروسز کو کتنے سال ہو گئے؟ 27 ایئرز۔ او ہو۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت انٹرسٹنگ ہماری گیسٹ ہیں، شبانہ جیلانی صاحبہ، جو کہ ایس ایچ او ہیں، 21 ایئرز ہو گئے ہیں ان کو اپنی سروس میں، اور اس کے علاوہ 15 میں لیڈی کمانڈر۔ شی واز دا فرسٹ
लेडी कमांडर in 15 और वहाँ पर भी आपने 3 से 4 साल सर्व किया, राइट? Exactly. हाँ, एग्जैक्टली। अचानक से जो मूड आपने चेंज किया है ना पुलिस पे भरोसा नहीं करो। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस में आना शौक था? जी जी। हाँ जी जी, पुलिस में बिल्कुल बचपन से जी बचपन से ही शौक था, क्योंकि मैंने जो स्टार्टअप की जो मेरे बचपन की जो लाइफ थी वो लड़कों की तरह। बिल्कुल, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला और मैं बहुत लाडली थी। तो फिर शौक हुआ, एक डिफरेंट मैंने एक महकमा चूज किया। आपको पता है कि आज से अगर 20-22 साल पीछे भी अगर हम जाते हैं तो वही कॉन्सेप्ट है कि मैंने डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है या एयर होस्टेस बनना है। तो मैंने बिल्कुल एकदम हट कर लेकिन ये ऐसा काम नहीं है या हमें ऐसा लगता है जिसमें बड़ा दिलगुर्दा चाहिए? क्या ऐसी बात है? क्योंकि आपको हर किसी को डील करना है, पीपल एट लार्ज जो भी आ रहे हैं उन सबको डील करना है। पहले तो प्रॉब्लम्स थे, अभी तो इस तरह है कि मर्द भी डरते हैं। अच्छा, ऐसा कोई मसला नहीं है कि अपना हमें फेस करना हो या क्या। अच्छा, जब आप आई थी, चलिए उस दौर को याद करते हैं ना, जब आप लोग पुलिस में आए थे, आपकी जॉब हुई, उस वक्त क्या कहीं कोई डर था? सच्ची मतलब कोई था, कोई ऐसे रिजर्वेशन थे, फील होता था? हर किस्म का फील होता था। हम किस तरह ड्यूटी करेंगे, कैसे जाएंगे, यूनिफॉर्म में है, रोड पे है या कन्वेंस नहीं है, प्रॉब्लम्स थे, ऑफिसों में प्रॉब्लम्स थे। अब न्यू दौर है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और एक एक चीज जो है फास्ट हो गई है, न्यू टेक्नोलॉजीज है, तो उसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम से आसानी पे आप यूं करके आ गई हैं, है ना? ज्यादा डिटेल नहीं बताई इन्होंने, आप बताएं शबाना। यूं करके बिल्कुल नहीं आए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है इसके लिए। हमने दिन रात मेहनत की है और क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स स्टार्ट में बस थोड़ा सा ये था कि जैसे घर वाले परेशान होते थे, मैं भी जैसे हमारी नाइट ड्यूटी लग जाती थी तो उसमें मतलब न्यू जॉब में थोड़ा सा परेशान होते थे, मगर इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए। चाहे दिन में हमने ड्यूटी की है, चाहे रात में की है, तो कुछ भी ऐसा हमें फील नहीं हुआ। हमारी अगर थाने में ड्यूटी लगी या फॉर एग्जांपल हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, तब भी माहौल हमारा बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने जिस तरह 21 साल 27 साल इतना अर्सा आप लोग सर्व करते रहे, बेतहाशा केसेस होंगे जो आपकी अभी भी सोचों का हिस्सा होंगे या आपकी यादगार का हिस्सा होंगे। ऐसा कोई वाकया हमसे शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ, मैंने ये काम एक ऐसा किया है जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा और मुझे खुशी रहेगी इसको सोच के। कोई ऐसा वाकया जहन में? लास्ट 2 ईयर पहले मैं एसओ थी और एसओ सेक्शन ऑफिसर ट्रैफिक ना, वो फर्स्ट लेडी मैं हूँ और कभी भी कोई औरत नहीं रही है एसओ। अच्छा। बहुत टफ जॉब है, रोड की जॉब है और ट्रैफिक से मुकाबला होता है। समझे कि ट्रैफिक के डॉक्टर बनना पड़ता है, ठीक है, ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो उसमें एक लेडी थी, वो बस पे चढ़ रही थी, पीछे टैंकर था, उसने कोच को हिट किया तो वो गिर गई, बस आगे निकल गई और वो टैंकर जो है उसकी दोनों इस पे लेग्स पे आ गए, एक लेग पे आ गया और एक अभी बची हुई थी, उसने हैंड ब्रेक खींची और ड्राइवर भाग गया। हम लोग पहुंच गए, अभी डर के मारे कोई भी उस टैंकर को नहीं हटा रहा था और दूसरी टांग भी उसकी खत्म हो जाती और वो लेडी उसी वक्त एक्सपायर हो जाती, तो पूरी पब्लिक को कहते कि भाई आप लोगों ने टैंकर को किया, ये किया, वो किया। उन्होंने कहा जैसे ही हम हैंड ब्रेक नीचे रखेंगे ये टैंकर उधर ही मूव करेगा, तो दूसरी टांग भी उसकी खत्म हो जाती। तो मैंने क्या किया, सबको हटाया, अपने मेरे साथ कांस्टेबल वगैरह थे उनको मैंने पीछे पूरा रास्ता साफ कराया और ऊपर टैंकर पे चढ़ी और रिवर्स में जो मैंने टैंकर चलाया तो उसकी जान भी बच गई, एम्बुलेंस आ गई, उसको निकाला और वो लेडी बच भी गई। और मैंने जो टैंकर चलाया तो मैं जैसे बादशाह समझ रही थी, इतनी पर कभी इतनी हेवी गाड़ी नहीं चलाई। तो ये सीन मैं नहीं भूल सकती। और फिर ठीक 6-7 महीने के बाद वो लेडी मेरे पास आई और उसकी एक टांग उन्होंने काट दी थी, बिल्कुल वो थी, बहरहाल वो बच गई और मुझे थैंक्स कहने आई। मैं दूसरे सेक्शन में चली गई थी, जैक्सन में ना, माइकोला की रोड। आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ लोग जमा हो जाते हैं और मामले को मुश्किल बना देते हैं, लेकिन कोई उनमें से एक ऐसा नहीं था आपके आने से पहले तक कि वो उसको रिवर्स कर लेता। जी हाँ, असल में मैं इंचार्ज थी वहाँ पे। मैं अपने कांस्टेबलों को कह रही हूँ, अपने जो सबॉर्डिनेट थे एएसआई सब इंस्पेक्टर वगैरह के, भाई इसको हम किस तरह करें, मेरे लिए तो फर्स्ट वो था। तो उन्होंने कहा मैडम हम अगर हैंड ब्रेक खींचेंगे टैंकर नीचे मूव करेगा, हाँ, और उसकी दूसरी टांग भी हो जाएगी। लोग कहेंगे आप लोगों ने जानबूझ के किया। तो हम किस तरह करें? मैंने कहा अभी अल्लाह पे रखते हैं, करते हैं, कुछ करना तो था, उसको लेडी को निकालना था। और मैंने रिवर्स गियर डाली, हैंड ब्रेक और स्पीड से मैंने पीछे बंदे और ट्रैफिक हटाई और मेन डिफेंस मोड पे ये हुआ था।
اچھا آپ کی طرف میں واپس آؤں گی اور اب آپ نے مجھے وہ لمحہ بتانا ہے جب کبھی آپ نے کوئی چیز کر لی ہو جیسے آپ نے یہ کی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب خواتین ہیں، ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں اور سب ہے، لیکن کوئی کام کرنے کے بعد آپ کا دل بہت زیادہ آپ ایموشنل فیل کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور جھلک جاتے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی مضبوط ہوں، چاہے کسی نے آپ کے ان آنسوؤں کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر ایسا لمحہ ضرور آیا ہوگا کسی بچے کو دیکھ کر، کسی کی جان بچا کر، یا کوئی ایسا ایک آپریشن کر کے، وہ بھی آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اب آپ کی باری بھائی، آج تو میں نے کہا کس سے کہانیاں کرتے ہیں نا ذرا ہم لوگ بیٹھ کے صبح، تو کون سا ایسا واقعہ ہے آپ کو جو آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کو تسلی ملتی ہے کہ میں نے اپنی جاب میں یہ چیز کی تھی؟ دیکھیے جاب میں تو میں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے، اور ایک واقعہ میں ابھی کا بالکل ابھی لاسٹ ایئر کا میں شیئر کرتی ہوں کہ کالا پل سے میں اپنی بیٹی کے ساتھ گھر کی طرف موو کر رہی تھی، تو بالکل یہ آغا خان موڑ پر تھوڑا سا میں نے کراؤڈ بھی دیکھا، اور جب سگنل بند تھا تو وہاں فائر کی آواز آئی تھی، تو وہ ہم سمجھے شاید آپ کو پتہ ہے کہ بائکیں بھی جاتی ہیں، رکشہ بھی جاتے ہیں، تو وہ کچھ اس طرح کا آواز آتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ فائر ہے یا پٹاخہ ہے، بہرحال ہم نے اس کو دھیان نہیں دیا۔ آگے جب میں گئی ہوں تو وہاں ایک آدمی زخمی پڑا تھا، اور اس کے سامنے وہی بالکل میڈم کی طرح کہ کراؤڈ بہت زیادہ تھا، اور اسے کوئی ہیلپ کے لیے اٹھا نہیں رہا تھا، اس کا جو ہے بلڈ ضائع ہو رہا تھا، تو میں نے کچھ بھی، اور اس وقت آئی ایم ناٹ یونیفارم ویئرنگ، بالکل میں پلین کلاتھ میں اپنی بچوں کے ساتھ تھی، تو میں نے فوراً اپنی گاڑی کو آگے بریک مارا، اور میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، اور میں نے فوراً اس آدمی کو اٹھایا، اور اس کا بلڈ نکل رہا تھا، میں نے اس کو اپنی گاڑی میں رکھ کے میں جا رہی تھی نیشنل ہاسپٹل کیونکہ قریب ہی تھا، بٹ اس آدمی نے مجھے یہ کہا کہ میڈم میں آرمی سے ہوں، آپ مجھے PNS شفا لے جائیں، اور اسی وقت میں نے اس کو آئی تھنک سو 2 and 3 منٹس میں میں نے ان کو PNS شفا پہنچایا، وہاں میں نے ان کو اطلاع دی، وہاں اپنے میں نے نمبر وغیرہ لکھوائے، وہاں میں نے پہنچایا، تو میں بڑی مطمئن ہوں، آئی لو پاکستان آرمی، میں بہت اس پہ خوشی اور پراؤڈ محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اپنے پاکستانی آرمی کے جوان کی زندگی بھی بچائی۔ دیکھیے کہ ہم کہاں ہیں ایز اے قوم، ہم تو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے گرد گھیرا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، مطلب حد ہو گئی، واقعی یہی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے کچھ، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا نصرت، اور اس کے بعد درس دینے کی بات آتی ہے جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں انچارج لیڈی سیل ڈسٹرکٹ تھی آج سے 20 سال پہلے، تو وہ تب بھی میں نے روڈ سے تقریباً 3 سے 4 میں نے بہت سیریس ایکسیڈنٹ اٹھائے، اور اس میں ایک لڑکا میں نے ایکسیڈنٹ اٹھایا تھا جو کہ اپنے ماں باپ کا ایک ہی تھا، اور اسے میں اشفاق ہاسپٹل لے کر گئی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی، اور میں نے وہاں اسے ہاسپٹل تک پہنچایا تھا، اس کے بعد ان کی فیملی میں آئی تھی، بہت شکریہ بھی کیا انہوں نے، بہت شکریہ ادا کیا، مگر میں اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ جو مجھے ایک ایز اے انسانیت جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کرتی ہوں۔ اچھا چلے، ایک سوال تو میں نے آپ سے پوچھا تھا، اس کا جواب ہم بعد میں لیتے ہیں جب آپ لوگ ایموشنل ہوئے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں کے بچوں کو کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے، یا وہ کتنا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اماں تو پولیس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ ایک ہو جاتا ہے نا، ایک کانفیڈنس ہو جاتا ہے یہ؟ بالکل ایسا ہے، اور کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ میرے ہسبینڈ DSP تھے، 2008 میں وہ شہید ہو گئے، تو یعنی میرے بچوں کے والد بھی پولیس آفیسر اینڈ مدر بھی پولیس آفیسر، اور اس کے باوجود جب میرے ہسبینڈ کی شہادت ہوئی تو میرے بچے بہت چھوٹے تھے، آج ماشاءاللہ بڑے ہیں، کالج تک پہنچ گئی ہیں میری بیٹیاں، تو وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں، وہ عام بچوں کی طرح یہ نہیں ہوا کہ وہ ڈر جائیں یا کچھ، تو ان میں بھی یہی جذبہ ہے، نڈر ہے، اور ان میں بھی یہی جذبہ ہے کہ ایک میری بیٹی کہتی ہے کہ میں پولیس آفیسر بنوں گی، دوسری میری بیٹی کہتی ہے منسٹر بنوں گی۔ اوکے، وی ہیو اے کالر آلسو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور آپ کے مہمانوں کو سلام، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خواتین جہاں دیگر شعبوں میں ہیں وہاں پولیس جیسے اہم حساس اور ضرورت مندانہ محکمے میں بھی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی باتیں بتائیں۔ ایک تو یہ میں DSP صاحبہ جو تشریف رکھتی ہیں لائسنس برانچ سے، ان سے پوچھوں گا کہ ہماری بہت سی بہنیں خود میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں بھی جو خواتین گاڑی چلاتی ہیں کچھ 18 سال سے اوپر ہیں، ایون کچھ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، لیکن لائسنس کا ایسا خوف بیٹھا ہوا ہے کہ رینیو کیسے ہوگا، نیا کیسے بنے گا، تو اس کے حوالے سے جو خواتین لڑکیاں گاڑیاں چلاتی ہیں ان کے شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، ان کا لائسنس کا پروسیس اور کیا ان کے لیے کوئی الگ برانچ ہے، ایک تو یہ بتائیں۔
اور دوسرے یہ کہ میں خواتین کے حوالے سے کروں گا کہ مختلف خواتین بچیاں کبھی کبھار ان کا واقعہ ہوتا ہے تو اگر وہ ان کے پاس آنا چاہیں کوئی کمپلین کریں تو اس کے لیے بھی رہنمائی دے دیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے, تھینک یو سو مچ. جی اچھا, اس میں یہ کہ میں نے سوشل میڈیا کے تھرو اور جو گروپس بنے ہوئے میڈیا کے اس میں نے انوائٹ کیا ہے فیمیلس کو, اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ڈائریکٹ میرے پاس آئے, میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. کوئی اس میں آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے اگر آپ تھوڑا بتا دیں؟ میں ناظم آباد میں ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں انچارج ہوں. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی وہ آئیں گے کہیں انچارج سے ملنا ہے, ڈی ایس پی صاحبہ سے ملنا ہے, وہ ڈائریکٹ میرے پاس ہی لے آتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے, میں نے خود انوائٹ کیا ہے. میں نے گروپس میں جا کے اور خاص طور پہ جو جس میں 200-300 لوگ ایک گروپ میں فیس بک میں گروپ بنے ہوئے اس میں نے انوائٹ کیا ہے کہ فیمیلس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے وہ آئے اور لائسنس بنوائے. تو میرے پاس تو جتنی لیڈیز آتی ہیں میرے پاس کیمرہ لگی ہوئے ہیں, جیسے ہی ان ہوتی ہیں تو میں خود ہی بلا لیتی ہوں ان کو کہ کیا بنانا ہے, کس طرح ہے, تو آپ میرے پاس آئیں, جتنی بھی لیڈیز ہے فیمیلس ہے, اور میں ان کو دل سے وہ کروں گی اور بنا کے دے دیں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں. اچھا, اور روڈ پہ اگر کوئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں, کوئی ایسا ایشو ہو رہا ہے ان کو روزانہ کے بیسس پہ یا جو بھی ان کا اگر روٹین ہے یا روٹ ہے اس کے حوالے سے, تو اس کی بھی کمپلین آپ کے پاس لانچ کرا سکتے ہیں؟ اس میں کرا سکتے ہیں. وہ اگر نہیں پہنچ سکتے, دیکھیں کلفٹن میں کسی کا مسئلہ ہوتا ہے, میں ناظم آباد میں ہوں, اس کے لیے آئی جی صاحب نے فیسلیٹیٹ کر کے فیسلیٹیٹر سینٹر کھولے جو کہ ڈیفینس میں موجود ہے, فیروز آباد میں موجود ہے. یہ وہاں پہ کر سکتے ہیں, جیسے 15 کے ہمارے دفاتر ہوتے تھے اسی طرح یہ اپنا سہولت کار کے سینٹر بنائے آئی جی صاحب نے, اس میں کر سکتے ہیں ایزیلی. وہاں پہ ہماری لیڈیز بیٹھی ہیں, ہماری سینئرس ہیں, ان کی کمپلین سنی جائے گی. ابھی وہ پیچھے والا دور نہیں ہے کہ ابھی ہراسمنٹ کے وومن ہراسمنٹ پہ بل پاس ہوئے ہیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا 2010 سے بل پاس ہوئے, اس پہ کام ہو رہا ہے, تو کیوں نہیں ہوگا, ہوگا اور ہم سنیں گے. ایک اور مہمان بھی ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں کیونکہ وہ ماشاءاللہ کافی اپیئر بھی ہوتی ہیں, بہت نظر بھی آتی ہیں. شیلا قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایس پی ہیں, اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. بڑی اچھی گفتگو فرماتی ہیں. السلام علیکم. جی واہ بھائی واہ, یہ موقع تو آج دیکھنے کو ملا, تھینک یو. آج میں تھوڑی سی تاروں میں جکڑی ہوئی, اس لیے زیادہ افورڈ نہیں کر پائی تھی. کیسی ہیں شیلا, ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ ٹھیک ہے ان سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آج ہم نے کہا ایسی نشست رکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو اپنا کام کر رہا ہے وہ ذرا ہم دیکھیں, اور خواتین کا یہ پہلو بھی لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ کتنا کام کیا جا رہا ہے. بہت اچھے ستارے آپ نے اسٹیج پہ سجائے ہیں, انکلوڈنگ یو. اچھا, تھینک یو سو مچ. اچھا, ان لوگوں نے تو اپنے اپنے بارے میں بتایا, 21 سال کا ایکسپیرینس, 27 سال کا ایکسپیرینس, اور میں ان سے واقعات بھی سن رہی تھی جو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جتنا ان کا تجربہ اتنی میری عمر ہے, لیکن نارملی میل پولیس آفیسرز کا ہوتا ہے کہ جی ہمارا پلس 25 ایئرز ایکسپیرینس ہے. میرا تجربہ تو پولیسنگ میں کم ہے, ان لوگوں کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, لیکن سینیورٹی میں رینک میرا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہر دن ایک نیا چیلنج ہوتا ہے اور آپ کچھ نہ کچھ نیا لرن کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے, آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہو. تو ہم ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بہتر سروس ڈلیوری پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, خواتین کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ بھی مل بیٹھتے ہوں گے, آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی وہاں ٹی وی پہ یہ بات ہو رہی تھی, فلاں جگہ ایسی بات ہو رہی تھی, ہمارے رشتہ داروں نے یہ کہا تھا, تو کیا کوئی لائحہ عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے بہتری ہو؟ جیسے انہوں نے اپنے لائسنس برانچ کا بتایا کہ شی از ایکسیسیبل, ہر کوئی ان کے پاس جا سکتا ہے. ورکنگ ویری ویل. جب بھی میں نے کال کرتی ہوں شی از آلویز دیئر, اور جو بھی کمپلینٹس آتے ہیں میرے پاس یا کسی کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے اور ان کو فیسلیٹیشن نہیں مل رہی ہوتی, تو میں ان کو بتاتی ہوں, گراس روٹ لیول پہ فوراً یہ رسپونڈ کرتی ہیں. تو دیٹ از دا گڈ تھنگ کہ فیمیل جو ہے وہ کوئکلی رسپانس بھی کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل. وہ بھی کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ, ایسا نہیں ہے, لیکن اٹ ٹیکس ٹائم. وہ کہتے ہیں چلو کیجول لیتے ہیں, لیکن فیمیل بڑا کمیٹڈ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ نہیں, مجھے فوراً رسپونڈ کرنا ہے. جہاں تک بات رہی انسٹیٹیوشنل میکینزم کی, تو اس کے اندر ہمارا ایک وومن پروٹیکشن نیٹ ورک ہے, اور جو کہ نیشنل پولیس بیورو کے انڈر جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس کے اندر بھی تمام جو پولیس کی ویمن ہیں ان کی تمام پاکستان سے ریپرزنٹیشن بھی ہے, اور پولیس کے اندر موجودہ خواتین کے بھی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی ٹیک اپ کرنے کی اس بورڈ کے تحت کوشش کی جا رہی ہے. اس کی کوارٹرلی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, میں اس کی ممبر بھی ہوں. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وومن کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے جو پولیسنگ میں ہے, تاکہ وہ زیادہ اچھی سروس ڈلیوری عوام کو دے سکیں. جب تک ہمارے اپنے مسائل نہیں ختم ہوں گے تو ہم دوسروں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے؟ بالکل بالکل. اور میرے خیال میں کیونکہ آپ لوگ آلریڈی کام کرتے ہیں CPLC کے ساتھ بھی مل کے, تو وائی ناٹ یہ ویمن ریلیٹڈ چیزیں بھی آپ جیسی خواتین کو آن بورڈ لے کر کی جائیں, ہے نا؟ ایسا بھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے وومن پروٹیکشن جو سیلز بنائے ہیں, ایک حیدرآباد کے اندر چل رہا ہے, DIG آفس کے اندر,
DIG حیدرآباد کے وہاں پہ بہت اچھا افیکٹولی ورکنگ کر رہا ہے. سیکنڈلی کراچی کے اندر ہم نے وومن ہیلپ ڈیسک بنائے ہیں جو کہ میرے آفس کے اندر بھی ایک موجود ہے, SSP آفس کے اندر بھی ہے. کسی بھی خاتون کو کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم اس کو ریفر کرتے ہیں. وہاں پہ ASI رینک کی خاتون وہاں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہیں. SSP آفس میں بھی اسی طرح سے ہے. تو اس کو ہم نے آج میں جی یہ جو چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بڑا اچھا ہے کہ آگاہی دے رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پوچھنا ہے, سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ عورتیں جب باہر نکل کے کام کر رہی ہوتی ہیں تو ایونچولی وہ آدمی بن جاتی ہیں جو آدمی ان کو پسند ہوتا ہے, یا جیسا آدمی ان کو پسند ہوتا ہے وہ ایکچولی اس میں وہ کوالٹیز آ جاتی ہیں, وہ مرد والی کوالٹیز آ جاتی ہیں. دیکھیں ہم اگر جینڈر لینس سے دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہم عورت کو مرد سمجھنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو اگر وہ یونیفارم میں بھی ہے تو اسے جو فیمینٹی ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے, کیونکہ وہ اس کی پہچان ہے, اس کی آئیڈینٹی, اس سے ہم وہ نہیں چھین سکتے. وہ کتنی ہی جو ہے وہ تجربہ کار ہو, ہم سینئر ہو جائیں یا ایج ہماری ہو جائے, لیکن ایک عورت کے اندر جو عورت والی بات ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھی مردوں کو ٹکر دینے کے لیے تھوڑا مردانہ روپ اختیار کیا جو ایفیکیسی ہے, ایفیشنسی ہے, جو کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں, اگر آپ اس کو کمپیئر کر رہی ہیں تو وہ تو ہم نہیں, میں ٹکر دینے کی بات کر رہی ہوں کہ آپ ایک پوزیشن پہ ہیں, آپ جی سڑک پر ہیں, ٹھیک ہے. ایک دور وہ بھی ہوگا نا کہ جب لوگ آتے ہوں گے شاید سیریس نہ لیتے ہوں, آپ کو یہ فیل ہوتا ہے وہ تو سینیورٹی کے ساتھ, ایکسپیرینس کے ساتھ آپ مزید مضبوط ہو گئی. تو کیا کبھی یہ فیل ہوا کہ ہاں مجھے ٹکر دینے کی ضرورت ہے, یا یہ مشکل ٹائم ہے, اور وہ مشکل ٹائم جب آپ نے گزار لیا تو آپ کو لگتا ہوگا کہ اب تو ڈر جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. جب ہم فیلڈ میں آ گئے ہیں اور ہم نے ٹریننگز کی ہیں, مختلف ٹریننگز کی ہیں, اس میں اپنی ڈیفینس کے لیے بھی کی ہے, کس طرح ڈیفینس کرنا چاہیے ایز اے فیمیل, اور دوسرا روڈ پہ جب ہے تو کس طرح ڈیوٹیاں کرنی چاہیے. اگر کوئی سامنے آ جاتا ہے یا کوئی اٹیک ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس میں فیمیل کے ساتھ ایک ہمارے اندر ایک بہادری والا وہ آ جاتا ہے کہ پھر ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اگلا والا بندہ جو ٹھیک ہے مرد ہے مگر ہم کمزور ہیں, اندر سے ہمیں اس طرح محسوس نہیں ہوتا. نہیں, ہم فائٹ کر سکتے ہیں, اس سے بات کر سکتے ہیں. اس طرح میں ایسو تھی ڈیفینس میں. اختر کالونی پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ اپنا ٹرانسپورٹ مافیا وغیرہ ہے. ایک ماسی تھی, اس سے بدتمیزی کر رہے تھے, وہ ریتی وغیرہ والے یہ سب بدتمیزی کر رہے تھے, اس کے بالکل نزدیک آ گئے. تو میں ڈیوٹی پہ تھی, مجھے اتنا ہوا کہ ایک عورت ہے وہ ان سے بات نہیں کر پا رہی یا کہ کمزور ہو گئی ہے, کیا ہے. تو میں نے اس بندے کو ایسے کر کے وہ کیا تو میرے آگے بڑھنے لگا, تو میں نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا, میں نے کر کے میں نے وہ کیا. چلو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. جب میں رات کو گھر پہ آئی تو میرے ہاتھ میں درد ہونے لگا. میں نے کہا یہ مجھے ہاتھ میں درد کیوں ہو رہا ہے نا, تو میری بچی نے کہا کیا کوئی ایسا کام کیا ہے, کوئی چیز اٹھائیے, کیا ہے نہیں. پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے غصے میں اس کو پکڑا تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ میرے ہاتھ میں جو درد ہو رہا تھا تو اس کو کیا ہوا ہوگا. ہاں, تو اس وقت لیکن آپ جوش میں ہوں گے, جوش میں تھی, اور آپ کے پکڑنے کے بعد اس نے کیا ریئیکٹ کیا, وہ ڈر گیا. ہاں, وہ ہو گئے. جب میں آئی گاڑی سے اتری, میں نے کہا یہ کیا, ایک عورت تھی کہ ماں سے یہ کام کرنے والی تھی, روڈ کراس کر رہی تھی, کچھ ہو گیا مسئلہ ہے کیا. اس کا مقصد یہ تھوڑی آپ اس کو گھیرا کر کے بدتمیزی کرے اور مس بہیو کرے. تو ان سے میں نے بات کی ہے, تو میرے سامنے جب وہ آگے بڑھنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے اور میں نے ایسے سائڈ کیا. تو میرے جب رات کو میں آئی میرے ہاتھ, اب آپ یہ فیل کریں کہ جب میرے ہاتھ میں اتنا درد ہو رہا ہوگا تو منہ میں کتنا درد ہو رہا ہوگا. اچھا, آپ شبانہ آپ بھی مجھے ذرا بتائیں کہ ایسی کوئی پھینٹی والا سین کیا آپ نے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہ چیز واضح کر دوں کہ ہم لوگ پولیس آفیسر ضرور ہیں, مگر ٹکر اور مرد و عورت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اللہ پاک نے جو مرد کو برتری اور جو ایک عزت عطا فرمائی ہے, عورت ہونے کے ناطے عورت بھی بہت ریسپیکٹیبل ہے, بٹ یہ ہے کہ ہم ان کی برابری کا ہم نہ سوچیں تو بہتر ہے. ہم ان کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہر خواتین کی ایڈمنسٹریشن بہت بہترین ہے. اگر آپ گھر سے بھی شروع کریں, اگر ماں کی گود سے بھی شروع کریں, تو آپ خود دیکھ لیں کہ عورت کتنی ماشاءاللہ طاقتور ہے اور مضبوط ہے. اور ہمیں یہ پراؤڈ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو بھی سنبھالا, اپنے بچوں کو بھی اس قابل کیا, اور ہم نے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی پورا انصاف کیا ہے. اور ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کی بات سے نا شاید یہ بھی تھوڑا محسوس ہو جائے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مردوں کو برتری حاصل ہے, میرے خیال میں وہ اپنے ابا یا اپنے ہسبینڈ کی ہم بات کرتے ہیں. ہم ورکنگ پلیس پر ان کو برتری میں نہیں سمجھتی کہ میرے ساتھ جو کالیگ کام کر رہے ہیں میں ان کو
इस बेस पे बर्तरी दूंगी कि वो मेल है। नहीं नुसरत, बात ये है कि गिव इन टेक, इज्जत दें, इज्जत लें। हाँ, एक चीज ये है, अगर पुलिस भी अगर अपना काम कर रही है तो पुलिस उनके लिए सख्त है, जो कि क्रिमिनल्स हैं, देखिए उनके लिए तो सख्त है। जहाँ जो कानून तोड़ेगा तो उसके लिए कानून सख्त है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी है, इसको फिर कंटिन्यू कीजिए आप, क्योंकि मुझे लग रहा है वो बात समझ आएगी आपको जो मैं कह रही हूँ कि आपकी जो आपका मयार है उस हिसाब से आपकी सीनियरिटी होती है वर्क प्लेस पे। जो आप मर्द को कहते हैं कि हमसे एक स्टेज आगे है, तो बिल्कुल अपने हस्बैंड को, अपने वालिद को हम अपने से ऊपर रखते हैं, लेकिन वर्किंग प्लेस पे इज्जत की मैं बात नहीं कर रही। इज्जत आप सबको दें, लेकिन कहीं कहीं आप सीनियर हैं, इर्रिस्पेक्टिवली कि आप औरत हैं या मर्द हैं। एग्जैक्टली, मगर ये है कि आप वक्त मेरे ख्याल में आप ब्रेक नहीं, ब्रेक पे नहीं, कॉलर हैं, उनके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं आपका हवाले से। हाँ जी, फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? टीवी से सुन लीजिए सर आप। माशाल्लाह, आज आपने बहुत अच्छा सेट सजाया हुआ है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और इसके बाद वाली डिस्कशन आप सुनेंगे टीवी से। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। आप मुझे दोबारा कॉल कीजिए और टीवी बंद करके कॉल कीजिए। जी शैला, यू गॉट हिम। वो टीवी से सुन रहे। बचपन में जब मैं भी टीवी देखा करती थी तो मैं भी टीवी से सुनती थी और कॉल कभी नहीं लगती थी। बड़ा क्रेज होता है अपनी आवाज टीवी से खुद सुनना। लेकिन भाई ये आप घर वालों को सुनाएं, उनसे बोलें वो रिकॉर्ड करें और बाद में आपको सुनाएं, क्योंकि इस तरह ना मुझे आपकी आवाज समझ आएगी ना आपको मेरी बात समझ आएगी। तो टीवी की वॉल्यूम बंद करके फिर आपने बात करनी है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि खवातीन का वर्क प्लेस के ऊपर मर्दों के साथ काम करना, तो जैसे कि शबाना ने भी मेंशन किया कि हमारे यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ हायरार्की है, चेन ऑफ कमांड है। तो उसके अंदर मर्द और औरत को तमीज वो कर नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो खवातीन है वो इस शोबे में कम है, और कम होने की वजह से जो हमारी जो टॉप हायरार्की है उसके अंदर तमाम मेल्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वुमेन उस स्टेटस तक पहुंचेंगी, उस लेवल तक पहुंचेंगी चेन ऑफ कमांड में, तो शायद वो प्रो वुमेन जो डिसीजंस हैं वो ले पाएंगी। क्योंकि शायद उनके सेंसिटाइजेशंस में थोड़ी सी मैं समझती हूँ कि अच्छा, मैं तो फैंटी का पूछ रही थी कि फैंटी किसको लगाई है, तो वो उन्होंने किस्सा नहीं बताया था, आप बता दें कोई। फैंटी लगाने वाला, फैंटी लगाने वाला। मैं सीनियर ऑफिसर हूँ, मेरा इस तरह का नहीं होता, मैं कमांड करती हूँ कि डू इट, तो हो जाता है। जाओ फैंटी लगाओगी तो और ज्यादा मजे की बात है। मैं तो अपने हाथ से नहीं लगाती। तो जहाँ तक एप्रीहेंशन की बात है, तो जो भी इलीगल काम हो रहा होता है उसको हम एप्रीहेंड करने की हद तक इम्कान कोशिश करते हैं। और अगर उसमें फेंटी की भी जरूरत पड़े तो ऑब्वियसली जब बंदा रिमांड पर होता है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं किसी की फंडामेंटल राइट की वॉल्यूशन ना करूँ। तो जो एज पर लॉ है हम वो एक्शन लेते हैं। अच्छा भाई, पुलिस ऑफिसर्स तो आप हैं, वो तो लोगों को नजर आ रहा है, आपकी बात भी सुन रहे हैं और उस पर दोबारा बात करेंगे। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद जो आप लोग एज खातून हैं, जो अपने घर में हैं, जो आपकी हॉबीज हैं, जैसे शैला कुरैशी साहिबा जो है आजकल अरेबिक सीखने के मूड में मेरी इनसे दोस्ती है इसलिए मुझे पता है, और आज मैंने इनसे पूछे बगैर ही बात ऑन एयर की है, लेकिन अच्छी आदत है इसलिए मैं बता रही हूँ। इस तरह आपकी भी हॉबीज होंगी, कुछ बच्चों के साथ टाइम गुजरता होगा, कोई और चीज ऐसी होगी, तो अपनी पर्सनैलिटी का वो रुख भी बताएं। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की थी कि अब तो हम कहीं शादी में जाते हैं तो भूल गए हैं कि खवातीन वाले कपड़े कैसे कैरी करने हैं। तो इसको भी हम कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। Your Q-Mobile 4G-enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G.
हमारी अमेजिंग लेडीज हमारे साथ मौजूद हैं। शैला कुरैशी साहिबा मौजूद हैं, फहमीदा अब्बासी साहिबा मौजूद हैं और शबाना जिलानी साहिबा मौजूद हैं और बहुत अमेजिंग डिस्कशन हम इनसे कर रहे हैं। और हॉबीज की हमने बात की थी कि हॉबीज क्या है, इसके इस काम के अलावा भी तो जिंदगी है, क्या करना अच्छा लगता है घर में, क्या ऐसी चीजें हैं जो करने में मजा आता है, आप बताइए फहमीदा साहिबा। मुझे कपड़ों का शौक है। अच्छा। ठीक है। और मैं अपना देखती हूँ कि कौन सा वॉल्यूम नया आया है, उस पे क्या है, तो वो जैसे वो मैं अपना ये डिजाइनर लॉन वगैरह ये सब देखती हैं? जी हाँ, मैं देखती हूँ। और उसके अलावा मुझे कुकिंग का शौक है, जो टाइम मिलता है तो फिर मैं कुकिंग करती हूँ घर में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको क्योंकि शॉपिंग करनी हो, वक्त तो मिलता नहीं है, तो आप यूनिफॉर्म में गई हो तो उन्होंने एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया हो, एहतरामन उन्होंने कहा हो डिस्काउंट आपको देते हैं मैडम? उनके जो है पैसे वो तो देना ही है ना। अब वो नहीं है कि हम यूनिफॉर्म में जाए और करे, नहीं, ठीक है, रेस्पेक्ट करते हैं और बल्कि पूछते हैं मैम आप कहाँ हैं, किस जगह पे, हम लाइसेंस बनवाए, आप हमें पहचानेंगी नहीं पहचानेगी, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। और बाकी रही डिस्काउंट तो जो उसमें ब्रांडेड चीजों में इनमें फिक्स प्राइस है, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है भाई, ब्रांड कॉन्शियस लोग भी हैं आपके पुलिस जैसे हम लोग स्टेज पे जाते हैं, हाइपर पे जाते हैं, तो वहाँ वो चीज है ही नहीं, तो जो फीस उसमें लिखा हुआ है वही पे करना है, काउंटर पे जाओ और पे करो। तो मुझे टाइम भी नहीं होता, बल्कि वहाँ तो लोग प्राइस भी नहीं पूछते, जो होता है जस्ट दे हैव टू पे। उसी तरह से उसके बाकी कुकिंग में करती हूँ, इतवार वाले दिन जो एक अच्छी सी डिश बना लेती हूँ। ओके, क्या स्पेशलिटी आपकी, क्या बनाती हैं? बताएं। फिश, गुड। अब मैडम को फिश खिलानी पड़ेगी आपको। फिश बहुत अच्छी बनाती हूँ और बिरयानी मुझसे नहीं बनती, बार बार कोशिश करती हूँ, कभी सख्त हो जाएगी, कभी नरम हो जाएगी, कभी मसाला ज्यादा। अच्छा। तो वो नहीं बनती। की तरह कभी ज्यादा कभी फिश बहुत अच्छी बनाती हूँ, फिश अच्छी बनाती हूँ, रोटी अच्छी बनाती हूँ, पराठे अच्छे बनाती हूँ और बाकी पूरी सब्जियां में बनाती हूँ। कुकिंग मुझे, लेकिन बिरयानी जो है ना उसका मसला है। कल मैंने देखा नेट के ऊपर फेसबुक पे एक वीडियो सामने आ गई, गोल रोटी बनाने का तरीका, उसमें वो रख के और उसको बंद कर दो। वो तो बड़ा कहीं आवाम गोल रोटी से बाहर कब निकलेगी इसकी सोच। हमारी इस सर्कल में सोच मुकैयद है कि अब गोल रोटी से बाहर आ जाना चाहिए। चकोर पराठों में तो आ एग्जैक्टली। कॉलर है मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अदब और मोहब्बत के साथ तमाम अफसरान बाला को, शैला कुरैशी साहिबा को, डीएसपी साहिबा को जो भी बैठी है उन सबको और आपको बहुत सलाम है। सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इससे तमाम अवेयरनेस आएगी, जो हमारी खवातीन बोल्ड होंगी और उनको अपॉर्चुनिटी होगी आगे बढ़ने की। और खास तौर पे मैं इन तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आई और हमारे माशरे के लोगों की खिदमत कर रही हैं। ये खिदमत का जज्बा लेकर आई, ये ऐसा जज्बा है जो ये ऐसे डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको बनाया था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतना खिलाफ इतनी अच्छे अंदाज में बात करती हैं। यकीन है कि जितने भी जराइम पेशा है, जो कुछ भी लोग आते होंगे, उनसे इसी तरीके की बिहेवियर होती होगी और उसमें उनको मोहब्बत बढ़ती होगी, उनको अंदर से जराइम खत्म करने की खत्म होने तक जाता है। बात है, बड़ी मासूमियत वाली बात है, बड़े प्यार से बात करेंगे तो जराइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये सही कह रहे हैं। दोनों तीनों अफसरान वाला को सलूट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और आप जैसे अफसरान होने चाहिए, अगर आपको देख के और बात करके लोग अपना जुर्म छोड़ देते हैं तो बहुत अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस ये कहूँगी कि इस कॉलर की तरह अगर हमारे पूरे पाकिस्तान के आदमियों की सोच हो जाए ना, तो हमारी पूरी लेडीज रोड पे आके ड्यूटियां करेंगी सब। जी, पूरे उसमें डिपार्टमेंट में। मैं यही कह रही थी कि जिस तरह से बात है कि क्रिमिनल जो है वो छोड़ देते हैं, वो इसलिए कि उनको खौफ होता है कि ये छोड़ेंगी नहीं, ये 50 रुपए वाली पुलिस नहीं है। मैं स्नैप चेकिंग कर रही थी तो आई वॉज ऑन द ड्यूटी पॉइंट, वहाँ पे ASP फ्रेयर थी सिलानी चौक पर, वहाँ मैं खड़ी हुई थी। तो 2 बच्चे आए बाइक के ऊपर और इतनी स्पीड में उसको रश, वो ड्राइविंग कर रहे थे, उनको स्टॉप किया तो नहीं रुक रहे थे, बॉडी सर्च की। एक के पास से कोई तकरीबन पूरी पैकेट निकला सेंस का, मोर देन 50 सेंस उनके पास थी। दैट वाज सस्पिशियस जब वो चेक किया तो। एनी हाउ, तो उनको रोका तो कहते हैं मेरे जो जवान वहाँ पे खड़े थे मोबाइल स्टाफ, तो उनको कहते हैं 50 रुपए ले लो यार, छोड़ दो। मैंने कहा ये 50 वाली पुलिस नहीं है, चलो अंदर। दैट वाज द थिंग कि दे ट्राइड टू अंडर एस्टिमेट कि हर बंदा जो है पैसे लेके छोड़ देगा। तो वो कल्चर का, और ये खुद देकर पुलिस को खराब कर रहे होते हैं। अब मतलब आप खुद से पेश कर रहे हो, आप कहते हैं कि पुलिस खराब है। नहीं, तो कॉलर है, वो दोनों साइड से है। दोनों साइड से एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ कौन है? जी मैं सबा फ्रॉम साहिबाद। जी सबा, बताइए क्या कहना चाहती हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपकी जो आपने गेस्ट बुलाया उनको सैल्यूट पेश करती हूँ।
बाकी मुझे इन सबसे बहुत इम्प्रेस हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका शो और आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, इनको सेहत दे और इनको कामयाबियाँ अता करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो हॉबी की बात हो रही थी, आप भी बताइए भाई अपनी हॉबी, जरा खामोशी है इस तरफ। देखिए हॉबीज, मेरी हॉबीज थोड़ी सी वही डिफरेंट है, जो मैं फिर बताऊंगी, क्योंकि मैंने बचपन से कराटे सीखा, येलो बेल्ट तक आई, ब्लैक बेल्ट नहीं हूँ, येलो बेल्ट हूँ, मगर ये है कि 10 पर भारी पड़ सकती हूँ। एंड और उसके अलावा जब मेरे पास फालतू जब कुछ टाइम होता है, अव्वल तो हमें टाइम मिलता नहीं है, अगर हमें फिर थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है तो फिर मुझे जरा फायरिंग का शौक है, तो मैं अपने जो है निशाना मतलब आए दिन जो है मैं करेक्ट करती रहती हूँ, उसको पॉलिश करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है कुछ खवातीन होती है कॉकरोच से भी डरती हैं, कुछ हम लोगों का ये होता है कि देखिए धमाके की आवाज से कौन नहीं डरता है, पटाखों की आवाज से या फायर की आवाज से, तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर खौफ बैठे ही ना, क्योंकि हमारे साथ किसी भी वक्त ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो उसे फिर हैंडल करने में जरा इजी रहता है। और तो ये मेरी हॉबी है। अरे वाह, फायरिंग हमारा नेचुरल सी बात है, कॉकरोच देख के कोई भी डर सकता है। आप लोग डरती है सच्ची से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़ूलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, दूसरी बात नुसरत मैडम जब आई थी एसपी फरियर थी माशाल्लाह, तो वहाँ ब्लास्ट हो गया था, और आप यकीन करें ब्लास्ट में ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि पहले ब्लास्ट के बाद दूसरा भी हो सकता है, बट सबसे आगे थी, इतना आगे थी कि हम लोगों ने जाकर रिक्वेस्ट किया, मैडम प्लीज थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब तक हम जाहिर हमें आवाम को भी सेव रखना है, खुद को भी सेव रखना है, तो मैडम भी बड़ी मतलब ब्रेव और बहुत। और उस दिन मेरा बर्थडे, जिस दिन ब्लास्ट हुआ था 25 अप्रैल था, पूरी रात सर्च ऑपरेशन किया था, घर वाले केक लेके बैठे रहे, और मेरी बर्थडे 26 अप्रैल को हुई। तो सुबह तो आपको केक लेके जाना चाहिए था। देखे मैं कितना मार का सर करके आई हूँ। 4 बजे आपकी हॉबीज मुझे मालूम करनी है, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं हुमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी हुमा। अभी सो के उठी थी तो आपका प्रोग्राम देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। थैंक यू। और हम 3 बहनें होती हैं, 3 बहनों का हमारा बैंड है, मनवा सिस्टर्स के नाम से हम गाना गाती हैं, 3 बहनें। आई एम फ्रॉम लाहौर। किस नाम से गाना गाते हैं? परफॉर्म इन योर शो। किस नाम से गाना गाते हैं? Manwa sisters. Manwa sisters, come to Karachi and come in my show. You're always welcome. Sure, sure. Please invite us and we will come, inshallah. I'm inviting you on air. You just come to Karachi and come in my show. अच्छा, आप ऑन एयर हमें इनवाइट कर रही हैं? और क्या, आए अपने खर्चे पे पाकिस्तान में कहीं भी जाओ, कोई मसला थोड़ी। अपने खर्चे पर पॉइंट भी नोटेड जाएंगे, लेकिन आपके शो में आप बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स पैनल पे छोड़िए अपने नाम के साथ। जब आप कराची आए तो फिर आप कांटेक्ट करते हैं और फिर आप जरूर आइए हमारे शो में। वी वुड लव टू हैव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप तीनों को देखकर इनको 3 सिस्टर्स का ख्याल आया मुझे लग रहा है। अच्छा शैला बताएं भाई, क्या करती हैं घर में? अगर मुझे हॉर्स राइडिंग पसंद है, टाइम मिल जाए तो। इसके अलावा मैं कुकिंग करती हूँ, स्टिचिंग, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल पाता। पहले तो मैं बेडशीट भी हाथ से वो एम्ब्रॉयडरी करती थी, बनाती थी। मेरे रूम को अपने हाथ से बना के लगाया हुआ है मैंने, तो वो भी डिजाइन वाला बाकायदा जो प्रोफेशनल सीखते हैं, मैंने सारा सीखा हुआ है, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता तो डेफिनेटली हम नहीं कर पाते। इसके अलावा मैं स्कूलिंग टाइम से जो है वो स्केचिंग करती हूँ, लाइव स्केच। तो उसका शौक है, 2 स्केचबुक बनाई है, 2 स्केचबुक बनाई है, बस वही देखकर दिल खुश करती रहती है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो ये एक ऐसी हॉबी है, या फिर अगर टाइम मिल जाए तो जॉगिंग कर ली, वॉक कर ली, तो इससे आपकी स्ट्रेस भी रिलीज हो जाती है, और प्लस ये कि आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर वॉक करने का मौका मिलता है। अरेबिक कहाँ तक पहुँची आप? अरेबिक कई हालू का यहाँ तक ही है, भी यहीं तक ही है। अच्छा, नाम भी तो पूछते हैं ना, ऐसे इसमी, अगर अपना नाम बताना हो तो ये मेरे बच्चे बताते हैं मुझे, अपने स्कूल में कुछ पढ़ते हैं तो बता देते हैं, फिर मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो ये तमाम चीजें। कोई आप लोग बताइए भाई, कोई लैंग्वेज सीखने का, या और इनको तो मैं देख रही हूँ तो वो बिल्कुल मुझे बार बार जहन में वही आ रहा है। नहीं, बिल्कुल लाइव इसी तरह का मैडम फमीदा बासी। अच्छा, सिस्टर्स की बात याद आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैडम शैला तो माशाल्लाह अभी इन्होंने कुछ अर्सा ही हुआ ज्वाइन किया है, मगर बहुत अच्छी हमारी ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं।
मगर मैडम फहमीदा के साथ, मैडम नसीम आरा के साथ हमें अच्छा हो गया काम करते हुए। मैं सुबार्डिनेट रही हूँ मैडम फहमीदा की भी, मैडम नसीम आरा की। तो आप यकीन करें कि बाहर सबको यही पता चलता है, हम लोग सिर्फ एज अ पुलिस ऑफिसर और नेबर भी हैं, और मगर सबको ये पता है कि फहमीदा अब्बासी की मैं बहन हूँ। अच्छा। फहमीदा अब्बासी शबाना जिलानी की बहन है, शबाना जिलानी नसीम आरा पवार की बहन है। यानी कि इस तरह के हम डिसिप्लिन फोर्स है, डिसिप्लिन अपनी जगह। उसके बाद जब हमारी जो दोस्ती है ना, कि वो यहाँ तक है कि मैं सलाम पेश करती हूँ फहमीदा अब्बासी साहिबा को कि उस कड़े वक्त में, उस वक्त में ये मेरे लिए इन्होंने अपनी जान तक हाजिर कर दी थी कि जिसमें शायद अपने भी साथ छोड़ जाए, इन्होंने मेरा वो साथ दिया है। अच्छा, वो वक्त क्या था आप बताएं? बहुत मुश्किल। देखिए नुसरत, हम लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे पड़ोस में है, या जैसे ही इसकी अपॉइंटमेंट हुई तो मैंने उस वक्त से साथ दिया। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो जैसे न्यू फील्ड में आई तो मैंने उनका साथ दिया, वो अभी तक मेरी रेस्पेक्ट करती हैं, ठीक है। और जूनियर्स की, और हम लोगों चंद लेडीज हैं, कम है, बहुत कम है। अब न्यू लड़कियां आई हैं, हम लोगों में यूनिटी होना चाहिए। खुशी में सब साथ है, गम में भी तो साथ है ना। कल नुसरत एक इवेंट हुआ आर्ट्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसमें मोस्ट डायनामिक वुमेन को अवार्ड दिए गए। तो उसके अंदर एक खातून ने बड़ी अच्छी बात की स्टेज पर आकर कि जो खवातीन फील्ड में आ चुकी हैं उनको चाहिए कि अपने साथ मौजूदा काम करने वाली काउंटर पार्ट वुमेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो चैलेंजेस आपने बर्दाश्त किए वो हम नहीं चाहते कि आइंदा आने वालों के साथ हो, उनके लिए सहल करें, आसानियां पैदा करें। तो एक स्पेस देना औरत का औरत के लिए बहुत जरूरी है। और ये अगर जब तक कोऑर्डिनेशन और यूनिटी नहीं होगी अमंग फीमेल्स, तो मैं नहीं समझती कि वुमेन निफ्स आबादी से ज्यादा है लेकिन फिर वर्क प्लेस पे सर्वाइव कर पाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इसी स्पेस का फायदा उठाते हुए मैं कॉलर से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सुमैता रोडबिंदी से। कैसी हो, ठीक हो? जी मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या बात करनी है मेहमानों से? मैं ये बात करूँगी, आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मिठा की तरह ये जो हमारी बैठी हुई है पुलिस वाली, ये बहुत प्यारी लग रही है, मुझे इतना शौक है। बहुत प्यारी लग रही है सारी पुलिस वालियाँ, बहुत प्यारी लग रही है। आर्मी वाली हो या ये पुलिस ऑफिसर, जो भी बहुत प्यारी लग रही है। अब आपको डर तो नहीं लग रहा पुलिस से? नहीं, थोड़ा बहुत तो लगता है। अच्छा, थोड़ा बहुत लगता है। हाँ, ये वैसे कभी कभी होता है, हमारी बहन भाई में लड़ाई हो जाती है कि कहते हैं कि मर्द ज्यादा प्यारे लगते हैं, उनके लिए पुलिस वाली ज्यादा प्यारी लगती है, देख लो। तो इसीलिए इंसान को मैं सलाम पेश करूंगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद आप लोगों ने बताना है कि अपने लोगों से आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मिलती हैं तो मोटिवेशन होती है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको दुख भी होता है, और वो हमारे लोगों में मर्द हजरात और खवातीन दोनों हैं। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। जरा ख्वाब सीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे, गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। CPEC cannot be defined by projects or infrastructure. It is a new concept and approach in diplomacy and development based on shared goals and aspirations. CPEC is the way of hope and future for our region. CPEC is not just a game changer for Pakistan, but it is a fate changer for the region, inshallah.
वेलकम बैक एंड हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैं तो इनकी कुछ बातें सुन के जो है बिल्कुल स्पेल बाउंड होके गौर से सुन रही थी, जिसमें एक आपका अभी तस्करा हुआ था किसी कारनामे का, जो CIA में कोई बंदा था जो भाग रहा था, और फिर क्या किया आपने? 91-92 में मैं CIA में थी, सब इंस्पेक्टर थी। तो हम अपनी ऑफिसेज में बैठे हुए थे तो शोर हो गया ना, अचानक शोर हो गया, ये वो भाग दौड़ हो गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं था और उस वक्त एज भी कम थी तो इतना मतलब वो नहीं था, ऐसे लड़कियों का वो जैसे होता है। तो भाग के बाहर गई तो वो भाग दौड़ रही थी कि भाग के मेरे शोर जब तक उसको मैंने जोर से कहा आप रुक जाए। उस बंदे को जो मुलजिम था वो भाग रहा था, तो बोलते हैं ये रुक नहीं रहा। मैं जो गेट पे गनमैन वगैरह थे वो इतने कंफ्यूज वगैरह हो गए, एक बंदे की गन मैंने ली और 2 फायर के वो वहीं बैठ गया। मैं कहा मैं मार दूंगी मैं वो दूर था, मैं कहा ये तो खातून है, ये तो मार देगी भाई इमोशनल। मैंने कहा मैं मारनी से मतलब वो मुझसे दूर था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने उससे गन ली, 2 फायर करके चुप करके बैठ गई। तो उससे ये हुआ कि वो बंदा बैठ गया कि सीधे ये पागल लगती है, ये फायर कर देगी और गुस्से में वो बंदा बैठ गया और वो बंदा उन्होंने फिर गिरफ्तार किया। फिर SP साहब ने मुझे बुला के और लंच भी दिया, सब जितनी हम लेडीज थे, और उन्होंने इनाम भी दिया। अब क्या बात है, कुछ इनके भी कारनामे। एक तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई की हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, वो सुनेंगे मगर कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आपकी? जी ठीक ठाक। आपकी मैं बात ये कर रहा था कि अभी अब मैडम शैला कह रही थी कि अक्सर यूँ ही होता है कि पुलिस वाले जो है उन्हें सिंपल लोग कहते हैं कि आप ट्रक ले लें, लेकिन अक्सर हमारी चौकी की यही होता है कि वो कहते हैं यार चलो यार जा रहे हो तो 20 रुपए दे दो, हमारी चाय के लिए दे दो। हत्ता कि ID कार्ड भी होता है, कॉपी भी होती है, लेट भी होता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने हैंगजू में अली बाबा ग्रुप के दौरे के मौके पर इज़हार ख्याल किया। आइए आपसे शेयर करते हैं। Chairman Alibaba Group, distinguished guests, it is an immense pleasure for me to visit the headquarters of the Alibaba Group. I am very glad that my meeting with Mr. Jack Ma at the World Economic Forum in January this year has come to fruition in the shape of the MOU that we are signing today. While I take this opportunity to admire the spectacular success of the Alibaba Group over such a short period, I would like to add that I am as impressed to visit these premises as I was happy to meet Mr. Jack for the first time in Davos. My appreciation of Mr. Jack Ma's dynamism and contribution, as well as the performance of the Alibaba Group, comes not just from Alibaba's success as an e-commerce giant, but more so from the focus of the group on job creation and livelihood generation, its patronage of the small and medium enterprises, its promotion for entrepreneurship, and its emphasis on human resource development. Indeed, Alibaba is a business with strong humanistic dimensions. And these are the very values that are the pivot of the policies that my government has pursued with determination and commitment since assumption of office in 2013. We have achieved much success, but much more needs to be done. Ladies and gentlemen, I have always been a firm believer in the political empowerment of the people through economic empowerment. And in today's world, e-commerce is a very powerful tool to stimulate economic activity, effort, innovation, and entrepreneurship across all productive sectors of the economy. E-commerce reduces transaction costs and time tremendously, fills information gaps, revolutionizes market access, and generates multiple forward and backward linkages for enterprises, especially in the SME sector. From this vantage point, e-commerce is a catalyst for economic inclusion and enablement, and consequently of political empowerment. During the past 4 years, to provide the basic infrastructure for e-commerce, we have promoted digital and financial inclusion of all, particularly of the most disadvantaged segments of our population. We have also made ICT services more affordable across the board to support, amongst other things, digital transactions and transfers. It is for this reason that when Mr. Jack Ma shared with me
his interest in establishing an e-platform in Pakistan, I immediately instructed my office to facilitate Alibaba's initiative in every possible manner within the shortest possible time frame. I am happy that today we will sign an MOU within less than 4 months of when we first conceived the idea. I would like to assure you, Mr. Jaitma, that the government of Pakistan will continue to facilitate you with the same earnestness of purpose. In turn, we are confident that the Alibaba Group would also make every effort to establish its infrastructure in Pakistan at the very earliest. I thank you, ladies and gentlemen. 2013 के बाद मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के शोबे में सरमायाकारों के लिए नुमाया मौक़े हैं और हुकूमत इस सिलसिले में पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां है। इसी शोबे में अली बाबा ग्रुप की कामयाबियां भी नुमाया हैं और काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ हैंगजू में ई कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप के दौरे के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे, जो आपके साथ शेयर किया। PTV न्यूज से ये थी ताज़ा तरीन। आपको कैसा लगेगा, यही सोचें और एम्पैथाइज करें और औरत को अपनी जगह तस्वुर करें कि अगर मुझ पर तशद्दुद किया जाता तो मुझे कैसा लगता। शायद हम इससे बाहर एक दफा ऐसी हम लोग डिस्कशन ऑन एयर ही कर रहे थे, तो वो कहने लगी कि जो औरतें कहती है ना मुझे मारा ये हो, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ घर में कोई भारी चीज नहीं थी, एक दफा उस भारी चीज का इस्तेमाल करो, अगली बार इससे नहीं गुजरोगी। अभी सर्वे किया गया नुसरत, आपको जान के बड़ी हैरत होगी, 49% से ज्यादा खवातीन ने ये कहा कि हमें हस्बैंड नहीं मारेगा तो कोई और आके मारेगा। ओह माय गॉड। मतलब ये उसका बाय डिफॉल्ट जेनेटिक राइट है कि वो अगर तशद्दुद करता भी है तो वो बात है हल्का फुल्का तशद्दुद वाली कि मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है, अगर हस्बैंड नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। ये जाहिलियत की इंतहा है। आप देखें एजुकेशन नहीं है और इस तरह से खुद भी और फिर बच्चा जब घर में देख रहा होता है कि माँ पिट रही होती है, आगे जाके उससे अपनी बीवी को मारना, वो तैयार हो रहा होता है। बिल्कुल, तो ये चीज हमें खत्म करनी चाहिए, इस कल्चर को हमें खत्म करना चाहिए मारपीट। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, तो मैं ओनली फेसबुक पे भी मैं लिखता रहता हूँ। मेरा ये सवाल इनसे है, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट से ऑफिसर बैठे हैं इनसे बात करना चाह रहे हैं। जी जी जरूर कीजिए। जी मैं इनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, ये जो बच्चे मोटरसाइकिलें लेके घूमते हैं गलियों में बाजारों में, इनकी चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता? ठीक है। मैं फेसबुक पे काफी दफा लिख चुका हूँ, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं लेता उस चीज को। एवरी डे एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये फ्री लाइसेंस होते हैं? इनको कोई चेक करने वाला नहीं होता। मैंने चीफ ऑफ डिपार्टमेंट रावलपिंडी को भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये जो स्टंट्स कर रहे होते हैं ना रोड पे, वन व्हीलिंग और ये सारा कुछ, ये जो बच्चे हैं इनका 18 ईयर से पहले तो लाइसेंस बन नहीं सकता। अभी मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, 14, 15, 16 साल की एज के ब्रैकेट में आते हैं। इनको रोड पर निकलने वाले देते कौन है इजाजत? माँ बाप। सबसे पहले माँ बाप को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। सेकेंडली बात आती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की। अगर हम इन्हें अप्रीहेंड करते हैं और इनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो 9 क्लास का बच्चा है, पूछे, मैंने खुद रोका है काफी बच्चों को, तो वो डांट डपट के मेन रोड पे ना चलाओ, अंदर गली में। लेकिन वो चूंकि नई एक जोश चढ़ा होता है कि जी, और ये ऐसी एज होती है बिगड़ने वाली, लाइक बच्चे समझते नहीं, उनको जो बात बताए वो उसका नेगेटिव कॉनोटेशन ले रहे होते हैं। क्या अगर कहा ओवर स्पीडिंग ना करो तो कहीं करके देखते हैं होता कैसे। ये ऐसी ही बात है कि एक दीवार पे पेंट हुआ हुआ और आपसे कहा जाए कि ये गीला है, इसे हाथ नहीं लगाना, तो फौरन आप छू कर देखेंगे कि वाकई गीला है। तो इसी तरह से बच्चा भी इस चीज को और ज्यादा करने की कोशिश करता है, तो उसे माँ बाप को चाहिए कि वो व्हीकल प्रोवाइड ना करें, अगर वो उसको लॉक करके रखें अगर वालिद के यूज में। लेकिन हम खुद से बच्चों को छूट देते हैं, जाओ खरीद से जाके दूध ले आओ, बेकरी से थोड़े से आइटम्स ले आओ, लाइक इस तरह से हम खुद उनको थोड़ा थोड़ा लीवरेज देते हैं, फिर वो हद से ज्यादा आगे निकल जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अगर हम पुलिस के हवाले से बात करें, उनको पुलिस अप्रीहेंड करे तो हम पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ते भी हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर उस बच्चे पे FIR लॉज हो जाएगी नेग्लिजेंस की वजह से या रैश ड्राइविंग की वजह से या कुछ, तो बताइए वो किधर जाएगा? उसका तो करियर तबाह हो जाएगा। उसने मैट्रिक भी करना, कल को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जाना है, तो छोटा सा बच्चा जेल में जाके लॉकअप में जाके वो क्रिमिनल बन जाएगा। तो हम बेटर इंटरेस्ट में देखते हैं कि उसे समझा दें और आइंदा के लिए वार्न कर दें कि वो उस तरह से नजर ना आए। तो मैं समझती हूँ पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अपने बच्चों पर तवज्जो दें। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। जाते जाते एक आखिरी बात बता दें, तमाम मर्दों को लगता है कि औरतें गाड़ी सही नहीं चलाती। आप तो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में हैं, कुछ कहना चाहती हैं?
इस बात का जवाब दे दें, जो गलती होती है कहते सामने वाली गाड़ी में औरत होगी इसीलिए गाड़ी ऐसे चल रही है, बताएं। असल में वो कंफ्यूज हो जाती है, वो रश में और बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, वो स्लो हो जाएंगी या राइट साइड नहीं देंगी। अक्सर वो राइट साइड से स्पीड में आ रहे होते हैं या क्या फर्स्ट ट्रैक पे, तो अक्सर ये कहते हैं वो आगे कोई लेडीज होगी, अगर कोई आदमी भी होगा तो कहीं गाड़ी स्लो चल रही है कोई लेडी होगी। तो लेडीज का ये कि एहतियात से चलाती है, एहतियात से, और हद से ज्यादा एहतियात भी करें तो वो भी फिर खराब हो जाता है। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, खत्म हो गया। औरत जब गाड़ी चलाती है तब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिमाग में रख के चलाती है, और जो मर्द हजरात होते हैं वो वायलेशन कर रहे होते हैं, ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग, हिट करना है, बस जाना है। लेकिन खातून ज्यादा डिसिप्लिन स्पेसिफिक होती है एज कम्पेयर टू मेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट ड्राइवर हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी 2 सीनियर एक DSP साहिबा फहमीद अब्बासी साहिबा को ड्राइव मैंने सिखाया, और आज लाइसेंस ब्रांच में है आप। तो माशाल्लाह मतलब बहुत पहले से, और आज माशाल्लाह कामयाब ड्राइवर है। इसके अलावा हमारी एक और SP सफिया बेगम साहिबा